ओके। सो अभी तक का हम लोग क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली है। अभी तक का हम लोग जे क्वेरी देख लिए जो पिछले लेक्चर में, उससे पहले हम लोग एडीओ डॉट नेट देख लिए थे, फिर एमवीसी का बेसिक अपना बहुत सारा कुछ हो गया। लास्ट लेक्चर में जब जे क्वेरी की कनेक्टिविटी के साथ में पार्शियल व्यू भी टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे कि बेसिकली पार्शियल व्यू क्या है। अब अगर एमवीसी पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो एमवीसी पर्सपेक्टिव से कुछ टॉपिक्स जो है अपने पेंडिंग है, जैसे मिनिफिकेशन बंडलिंग, एक ये टॉपिक पेंडिंग है। फिल्टर विद एग्जांपल, फिल्टर का बेसिक में बताया था कि तुमको इंटरव्यू में क्या बोलना है, वो फिल्टर में बता दिया हूँ। बट फिल्टर हम लोग फिल्टर क्रिएट किए थे क्या? नहीं ना। हाँ, तो फिल्टर वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है लाइक एरिया हो गया, फिल्टर हो गया, ये हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट के साथ में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरे को स्टार्ट करना है। कोई भी एक प्रोजेक्ट तुमको रिक्वायरमेंट तुम लोग दोगे तो वो बना देंगे, या फिर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से बना दूंगा मैं। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, लाइक कुछ कुछ एक्सेल है जो मैं ऑलरेडी क्या करता हूँ, कुछ डेटा है जो मैं ऑलरेडी एक्सेल के अंदर पुट डाउन करता हूँ। तो मैं सोच रहा था वही रिक्वायरमेंट को मैं कन्वर्ट कर दूं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे फीस की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब मेरे पास एक्सेल में, वो कीप के अंदर लिख के रखता हूँ, फिर उसको एक्सेल में डलवा दो। तो क्या ई कॉमर्स में बोला था कि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तुमको बोला था बहुत लंबा निकल जाएगा, ई कॉमर्स में बहुत टाइम लग जाएगा। कि क्या बताऊंगा? हाँ, तुम एक प्लेलिस्ट भेज दे, वो देखा नहीं यार मैं। और सब टॉपिक देखा था ऐसा, एक प्लेलिस्ट करके, लेकिन अभी उसको इतना टाइम हो गया, 10 महीना और चलेगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, बहुत है उसमें टॉपिक। ई कॉमर्स पूरा प्रोजेक्ट देखो, एक चीज ये है कि या तो तुम पूरा एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट विद डिप्लॉयमेंट देखो, या तो फिर तुम पार्शियल प्रोजेक्ट एंड करो, वो बात हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। तुम कोई एक प्रोजेक्ट से पूरी चीज सीख नहीं सकते, और तुमको खुद को भी, तुम कोई जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसमें पूरा कभी आएगा नहीं। मैं अभी 1.5 साल से जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें ही मेरे को पूरा वो प्रोजेक्ट नहीं पता है कि किसमें कहाँ पे क्या क्या होता है। तो तुमको एक छोटा मॉड्यूल उसको लेके पूरा, मतलब उसका पूरा लाइफ साइकिल, पूरा उसको बनाने से लेके उसको डिप्लॉयमेंट तक का। जैसे अभी लास्ट बैच वालों को मैं कुछ एक ग्रीटिंग मैनेजर करके ऐसा कुछ तो बताया था, क्या था, ग्रीटिंग मैनेजमेंट का था ना। हाँ, ग्रीटिंग मैनेजमेंट का बताया था। तो उसमें वो लेने का रीजन ये था कि उसमें जॉब भी थी, जॉब्स वगैरह जो बनती है वो भी थी, जॉब भी थी उसके अंदर, उसमें एक्सेल अपलोड भी था, उसमें डेटाबेस भी था। तो ठीक है, वो तो एक अलग टॉपिक है कि प्रोजेक्ट क्या लेना। कोई भी एक प्रोजेक्ट रहेगा, वो प्रोजेक्ट हम के साथ साथ में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एरिया कवर हो जाएगा, उसमें फिल्टर कवर हो जाएगा, उसी के अंदर गिट कवर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक उसमें गिट ही रहने वाला है, गिट उसके अंदर कवर हो जाएगा। और मिनिफिकेशन बंडलिंग हम लोग उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज मैं जे क्वेरी डेटा टेबल इंप्लीमेंट करके बताऊंगा उसके अंदर। तो जे क्वेरी डेटा टेबल कैसे डालना है, या कोई नया प्लगइन कैसे तुम इंटीग्रेट करोगे तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो चीज उसमें आ जाएगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मतलब जितना जितना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से टॉपिक था, उसमें एक टॉपिक पेंडिंग है जो है तुम्हारा वेब एपीआई। तो वो मैं अभी आज टारगेट करने का सोचा हूँ कि वेब एपीआई जो है, वेब एपीआई के इंटरव्यू क्वेश्चन, वेब एपीआई की जरूरत क्यों है, वेब एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा, या जो तुम लोगों को पूछा रहेगा तुम लोग भी सामने से पूछ सकते हो कि में से ये क्वेश्चन वेब एपीआई में उसने पूछा था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा वेब एपीआई। तो वेब एपीआई से पहले एक रिक्वायरमेंट बता दूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई रनिंग प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट तुम्हारा एमवीसी में बना हुआ है, कोई रनिंग प्रोजेक्ट है। अब समझो प्रोजेक्ट है तुम्हारा, ई कॉमर्स ले लेते, ई कॉमर्स है। ठीक है। अब वो ई कॉमर्स जो है वो अभी तक का वो ई कॉमर्स सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखता था। अब नाउ कंपनी वांट टू एक्सपैंड देयर प्रोजेक्ट टू मोबाइल डिवाइसेस एज वेल। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइसेस पे भी उनको जाना है। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए उन्होंने आईओएस और एंड्रॉइड दो प्लेटफॉर्म टारगेट किया कि ये दोनों जगह अपने को
जो है प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना है या दिखाना है, या ई कॉमर्स ऐप जो दो रहेगी उसमें दिखना चाहिए। तो तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट आई कि तुम्हारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स जो तुम्हारी वेबसाइट पे दिखते हैं जो कि एमवीसी में बनी हुई है, वो वेबसाइट के प्रोडक्ट हम लोग को दूसरी टीम को भी प्रोवाइड करना है। अब वो तुमको मालूम नहीं है वो दूसरी टीम कौन सी है, मतलब वो, अब तुमको ये नहीं पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो बनेगी वो किस में बनेगी। एक मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव में भी बन सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर में भी बन सकती है, समझ, मोबाइल एप्लीकेशन आयोनिक में भी बन सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉइड जावा में भी बन सकती है, और मोबाइल एप्लीकेशन स्विफ्ट आईओएस की जो है वो स्विफ्ट लैंग्वेज में भी बन सकती है। तो वो तुमको पता नहीं है, वो डिसाइड होगा आगे कभी, मतलब फ्यूचर में वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन तुमको बोले कि ये डेटा मेरे को आउटसाइड डॉटनेट चाहिए। तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में करते हैं, लेट्स से एक एकदम एकदम सीधा साधा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है तो ये होता है कि तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट में वेब एपीआई कहाँ बनाया, मतलब वेब एपीआई कहाँ पे बनाया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पूछा भी रहेगा कि वेब एपीआई तुमने पहला क्वेश्चन रहता है कि हैव यू वर्कड ऑन वेब एपीआई, तो तुम बोलोगे यस। अगर वो बोलता है कि कौन से वर्जन पे काम किया है, तो वेब एपीआई 2.0 जो है, ठीक है, तो वेब एपीआई 2 पे काम किया, बोल ठीक है। क्यों बनाया, कौन सी सिचुएशन आई थी कि वेब एपीआई बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो वो सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो तुमको सिनेरियो बताया ना जो अभी पूरा, लाइक एक रनिंग मेरा एप्लीकेशन था, उसमें मेरा प्रोडक्ट का डेटा है, लाइक कस्टमर का डेटा है, ये सब जो डेटा है ये मेरे को रिक्वायर्ड है, ये मेरे को रिक्वायर्ड है कोई और एप्लीकेशन में या कोई और लैंग्वेज में या कोई और सिस्टम में, आउटसाइड योर डॉटनेट फ्रेमवर्क, आउटसाइड योर, अगर डॉटनेट में ही रहेगा तो वही सॉल्यूशन में एक प्रोजेक्ट लेके उसको डीएलएल डाल के एक्सेस कर लेंगे रेफरेंस से, तो डॉटनेट का तो इशू ही नहीं है। समझ गया ना कैसे बोलो, मतलब वो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो एक और प्रोजेक्ट बनेगा, वो प्रोजेक्ट बनेगा। अब उसके बाद उसमें क्या करना रहेगा, सॉल्यूशन के प्रोजेक्ट को तुम एक्सेस कर सकते हो, इंटर कनेक्टेड कनेक्शन कर सकते हो, वो तुमको अभी प्रोजेक्ट में बताऊंगा मैं कि कैसे करना है, क्योंकि जब हम लोग अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग उसमें एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 4 से 5 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उनकी इंटरकनेक्टिविटी बताऊंगा, मतलब एक प्रोजेक्ट में खाली मॉडल होगा, एक प्रोजेक्ट में कंट्रोलर और व्यू होगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर खाली क्लासेस होगी बिजनेस लॉजिक की, एक प्रोजेक्ट के अंदर सब एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास होगी। प्रोजेक्ट बोल रहा हूं मैं, फोल्डर नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात समझिए, प्रोजेक्ट बोल रहा हूं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक ही प्रोजेक्ट में मॉडल, एक ही प्रोजेक्ट में कंट्रोलर, एक ही प्रोजेक्ट में व्यू, वही प्रोजेक्ट में क्लास, वही प्रोजेक्ट में कॉन्टेक्स्ट, वही प्रोजेक्ट में माइग्रेशन, ऐसे ही होता था। ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चला जाएगा। अब अलग अलग प्रोजेक्ट में चला जाएगा तो मॉडल व्यू जो है उसको मॉडल लगेगा, व्यू जो है उसको मॉडल लगेगा, कंट्रोलर जो है उसको मॉडल लगेगा, तो मॉडल का प्रोजेक्ट व्यू वाले प्रोजेक्ट में इंजेक्ट होगा। तो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। अगर इनके इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कैसे करेंगे, तो रेफरेंसेस में ऐड करके करेंगे। कैसे करना है प्रैक्टिकली वो मैं बता दूंगा, प्रोजेक्ट चालू होगा अभी प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में ही, मतलब कल के दिन ही मैं शुरू कर दूंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर यूजिंग वेब एपीआई, और तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुमने वेब एपीआई कौन से सिनेरियो में यूज किया था। देखो आप सबका प्रोजेक्ट अलग अलग है, जैसे जो फॉरेंसिक वाला कौन है, फॉरेंसिक वाले, ठीक, फॉरेंसिक वाले लोग तुम लोग ये बोल सकते हो कि जो कलेक्शन का डेटा हम लोग के पास आता था, वो कलेक्शन का डेटा जो है रिएक्ट नेटिव की टीम को रिक्वायर्ड था, तो हम लोग ने क्या किया, उसके लिए एक एपीआई बनाया। एपीआई करता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ई कॉमर्स है, तो तुम बोले कस्टमर का डेटा एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड था, या प्रोडक्ट का डेटा एप्लीकेशन को रिक्वायर, कोई दूसरी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड था। और कौन सा प्रोजेक्ट चला, मेरू कैप्स वाला कौन है, मेरू कैप वाले जो है वो ये बोल सकते हैं कि जो कस्टमर जो ड्राइवर का डेटा था, वो एक ड्राइवर की जो एप्लीकेशन बन रही थी उसके लिए रिक्वायर्ड था। मतलब वो हर प्रोजेक्ट के हिसाब से तुमको उसको आंसर करना पड़ेगा। तो कोई भी ये आंसर को तुम अपने से रेडी करके पहले से रखो, क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर तुम बोलोगे तुमने वेब एपीआई, देखो वेब एपीआई में एक और चीज पूछता है जो लास्ट टाइम भी बताया था जे क्वेरी के टाइम पे, जब तुम बोलोगे हैव यू वर्कड ऑन वेब एपीआई, यस बोलोगे तो बोलता है कि तुमने कंज्यूम किया है कि तुमने बनाया है। महेश ये सर बताया था। अगर तुम बोलोगे कि मैंने कंज्यूम किया, तो कंज्यूम करने का 2 मेथड बताया था, एक तो जे क्वेरी के थ्रू मैं कंज्यूम कर सकता हूँ एपीआई को, और दूसरा वेब रिक्वेस्ट के थ्रू भी मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। वो ये लास्ट टाइम बताया हूँ मैं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, एक बार चेक करना, वहां मिल जाएगा। और अगर तुम बोलते हो कि नहीं मैंने वेब एपीआई बनाया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किसने बनाया है, तो वेब एपीआई 2.0 में बनाया है मैंने। कौन सी लैंग्वेज यूज किया है, सी शार्प लैंग्वेज यूज किया है।
ये मैंने ऐसा वेब एपीआई क्रिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या सिनेरियो आया था कि तुमको वेब एपीआई क्रिएट करना पड़ा, तो ये तुमसे प्रोजेक्ट का क्वेश्चन करने के बाद ही कर चुका रहेगा, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में वो ऑलरेडी पूछ चुका रहेगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट को क्वेश्चन कर चुका रहेगा। जैसे प्रोजेक्ट में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन करते हैं कि वो प्रोजेक्ट बिजनेस कैसे करता था, प्रोजेक्ट का बिजनेस क्या था, मतलब क्या था वो प्रोडक्ट, यानी कंपनी कैसे पैसा कमाती थी, ये तुमको पता होना चाहिए। यानी जैसे तुम प्रोजेक्ट बता रहे मेरू कैप बना रहे, तो मेरू कैप है तो वो केस में पूछेगा नहीं वो कि कैसे पैसा कमाते। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक का तुम लोग बोले, तो उस टाइम पे वो लोग पूछते हैं कि बेसिकली क्यों कलेक्शन करते थे फॉरेंसिक के लिए, मतलब फॉरेंसिक के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, एविडेंसेस वो करने के लिए। जो लोग का हेनरी शाइन था वो तो डेंटल ई कॉमर्स है, तो उसमें तो पूछेगा नहीं कि पैसा कैसे कमाते थे, प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाते थे। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट में उन लोग स्पेसिफिकली जाके पूछते हैं, और फिर उसके बाद तुमसे ये वेब एपीआई का क्वेश्चन होता है कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो इन जनरल तुम खुद से भी, मतलब मैं जनरल आंसर बता रहा हूँ, उसको तुम स्पेशलाइज अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हो। कोई भी एक एंटिटी या टेबल का डेटा जो ऑलरेडी मेरे पास डॉटनेट इन्वायरमेंट में है, वो डेटा अगर मेरे को डॉटनेट के बाहर कहीं पे भी लगेगा, मैं वेब एपीआई बना दूंगा। ठीक है, अब वेब एपीआई है क्या? वेब एपीआई एक यूआरएल है जिसको हिट करने पे जेसन आएगा। ये मैं पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं। तो अब लेकिन अब थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे हम लोग यहाँ से कि बेसिकली एक यूआरएल है, यूआरएल तो एमवीसी का भी। अब ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकते थे, मेरे को कोई ऐसा कोई आंसर देता है तो मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन क्या करता हूँ, मैं एक एमवीसी के अंदर एमवीसी का एक कंट्रोलर लिया, ठीक है, पहले मेरा आंसर सुन लो, फिर मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। what is web API? तो web API is specific URL, that URL will return JSON। ये तुमने बोल दिया। अब इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, इसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन ये कर रहा है, लेट्स से तुम्हारा एमवीसी का कंट्रोलर है, ठीक है, तुमने उसमें एक एक्शन मेथड क्रिएट किया। यहां तक समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने उसमें एक एक्शन मेथड क्रिएट किया, उसका रिटर्न टाइप तुमने दिया जेसन रिजल्ट। दे सकते हैं हम लोग, ये हम लोग किए भी है, बराबर। तुमने दिया जेसन रिजल्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट को, लिस्ट को जेसन बना के वहां से बाहर एक्सपोज करवाया वो एक्शन के थ्रू, तो वो एक्शन वेब एपीआई हो गया क्या? अकॉर्डिंग टू लास्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू लास्ट आंसर तो हो गया ना, क्योंकि वो भी एक यूआरएल बनेगा। समझ लो तुम्हारे कंट्रोलर का नेम है होम, और तुमने एक्शन का नाम दिया गेट डाटा, तो होम स्लैश गेट डाटा हिट करोगे तो वो एक्शन मेथड हिट होगा। एक्शन मेथड हिट होगा तो रिटर्न में जेसन जाएगा, और पेज पे तो जेसन दिखेगा। तो लोग बोलेंगे तो ये क्या वेब एपीआई हो गया क्या? नहीं। मेरी बात समझ में आई? किसको किसको समझा जो मैं बोला? ठीक है, देखो जेनरिक आंसर दे देने का, क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर वो बता रहा हूँ। जेनरिक आंसर समझा सबको? तुमको क्या बोला? यूजुअली नहीं करते, 10-20% इंटरव्यू में जो क्रॉस क्वेश्चन कर देते कि अगर मैं कंट्रोलर में जाके कोई एक ऐसा एक्शन क्रिएट कर दिया जिसका रिटर्न टाइप ही जेसन है, तो वो भी वेब एपीआई हो गया क्या? वो वेब एपीआई नहीं हुआ, वो एमवीसी का ही एक्शन है, बट स्पेसिफिकली हमने उसको क्या किया, जेसन रिटर्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो दोनों में फर्क क्या है? फिर मेरी बात समझ में? तो फिर दोनों में फर्क क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि ये भी यूआरएल है जेसन दे रहा है, ये भी यूआरएल है जेसन दे रहा है, तो इसको वेब एपीआई बोलता है और इसको वेब एपीआई नहीं बोलता है, तो ये तो दोगलापन हो गया है। तो बोलेंगे इसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क क्या है, एक कंसेप्ट होता है कंटेंट निगोशिएशन। कंटेंट निगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट बोले तो जो रिक्वेस्ट, वेब एपीआई को जो रिक्वेस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट, ठीक है। तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, ये वेब एपीआई को रिक्वेस्ट के थ्रू बताएगा कि मेरे को रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में चाहिए, रिस्पॉन्स मेरे को किसके फॉर्म में चाहिए। अब दो फॉर्म में रिस्पॉन्स आता है वेब एपीआई का, या तो जेसन या तो एक्सएमएल। दो फॉर्म में उसका रिस्पॉन्स आता है, या तो जेसन या तो एक्सएमएल। वेब एपीआई के केस में मैं कंटेंट निगोशिएशन कर सकता हूं, एमवीसी के केस में मैं कंटेंट निगोशिएशन नहीं कर सकता। क्यों? कौन बताएगा क्यों? मैंने तो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया ना जेसन रिजल्ट, तो मैं कंटेंट निगोशिएट कर ही नहीं पाऊंगा एमवीसी में। एक्सएमएल रिजल्ट नहीं है, बात सही है, लेकिन मतलब मैं इस हार्ड को लिख दिया ना वहां पे कोड में कि ये एक्शन जेसन रिजल्ट ही करेगा, आप वहां से कुछ भी आने दो, ये तो जेसन ही भेजेगा। लेकिन वेब एपीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। वेब एपीआई के केस में तुम कंटेंट को निगोशिएट कर सकते हो, कंटेंट को निगोशिएट कर सकते हो, मतलब तुम रिक्वेस्ट के में बोल सकते हो कि मेरे को रिस्पॉन्स जेसन में चाहिए या मेरे को रिस्पॉन्स एक्सएमएल में चाहिए।
तो ये वेब एपीआई सपोर्ट करता है। तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलोगे कि एमवीसी का जो एक्शन है, जो यूआरएल है एमवीसी वाला, वो कंटेंट निगोशिएशन सपोर्ट नहीं करेगा, और वेब एपीआई का जो यूआरएल है वो कंटेंट नेगोशिएशन सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू तुमसे खुद करेगा कि व्हाट इज कंटेंट नेगोशिएशन, फिर उसको बोल देने का कि जब हम लोग वेब एपीआई से हम लोग कोई जेसन को रिक्वेस्ट या कोई डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर रिस्पॉन्स कौन से फॉर्म में आने वाला है वो पहले से बता देते हैं। तो वो बताने के तरीकों को कंटेंट नेगोशिएशन बोलते हैं। अगेन बोलो, गौर से सुनो। जब हम लोग कोई भी वेब एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के हेडर में रिस्पॉन्स की टाइप हम लोग स्पेसिफाई करके भेजते हैं, दैट इज नोन एज योर कंटेंट नेगोशिएशन। मतलब रिक्वेस्ट करने से पहले हेडर, मैं क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं हेडर के बारे में। तो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट या रिक्वेस्ट भेजने से पहले मैं बता देता हूं कि रिस्पॉन्स कौन से फॉर्म में आएगा सामने से, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कंटेंट नेगोशिएशन। यहां तक क्लियर है क्या बोला मैं? ये सब क्रॉस क्वेश्चनिंग जो वेब एपीआई पे होती है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी रहेगा जो मैं आंसर कर दिया। अगर कुछ रह जाएगा तो एंडिंग में पूछूंगा, तो उस टाइम पे तुम मतलब बोल सकते हो। ये इतना हो गया कंटेंट नेगोशिएशन। अब बात आ जाती है कि वेब एपीआई बेसिकली और क्या डिफरेंशिएशन है वेब एपीआई के अंदर। अब ये चीज तो मेरे को क्लियर कट हो गई कि एक एमवीसी में एक एक्शन मेथड लूप है जिसका रिटर्न टाइप में जेसन लूँ, और एक वेब एपीआई क्रिएट करूं जो दोनों यूआरएल जेसन दे रहा है, तो वो दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? मैं कंटेंट निगोशिएशन कर सकता हूं, तो वो बोलेगा क्या एक ही फर्क है क्या दोनों में, मतलब एक ही डिफरेंशिएशन है क्या कंटेंट निगोशिएशन का? तो उसका आंसर आएगा नो, बिकॉज वेब एपीआई जो है वो रेस्ट आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। तो इंटरव्यू में एक वेब एपीआई जब तुम बोलते हो ना कि मतलब वेब एपीआई आता है, तो बोलते हो व्हाट इज रेस्ट। किसको पूछा है क्वेश्चन? रेस्ट। यूजुअली क्वेश्चंस मिलेगा तुमको व्हाट इज रेस्ट क्या है? रेस्ट बेसिकली एक आर्किटेक्चर है। अगर पूछता है तो उसका पहले मैं शॉर्ट आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन हम लोग कर दे। रेस्ट बेसिकली एक आर्किटेक्चर है that supports multiple type of HTTP verbs like get, post, put, patch, delete, option, head। इतने, जिसमें इतना तुमको बोलने की जरूरत भी नहीं है। जो चार बेसिकली जो मोस्ट वाइडली यूज्ड HTTP verbs है वो तुमको लिस्ट डाउन करना है। अगर उसके अलावा बोलता है तो ही बोलो, नहीं तो अदरवाइज बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से बोलो मैं, HTTP रेस्ट इज एन आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर है वो। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, पिछले में थोड़ा सा अपने नॉलेज को ऐड कर लेना कि आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग जो डिजाइन पैटर्न को यूज करके एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कोड का, उसको हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं। जैसे एमवीसी एक आर्किटेक्चर है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई स्ट्रक्चर रहेगा या कुछ। एमवीसी एक आर्किटेक्चर है। क्या आर्किटेक्चर है? जैसे मॉडल अलग रहेगा, कंट्रोलर अलग रहेगा, व्यू अलग रहेगा। ऐसे तुम कोड करोगे तो चाहे तुम डॉटनेट में करो, चाहे तुम जावा में करो, चाहे तुम पीएचपी में करो, तो ये एमवीसी ही रहेगा। मेरी बात समझी? तो ये आर्किटेक्चर हो गया। तो वैसे रेस्ट भी एक आर्किटेक्चर है जो ओपन टू ऑल है। रेस्ट का कनेक्शन ऐसा नहीं है कि मैं ये जो टॉपिक रेस्ट का पढ़ा रहा हूँ ये स्पेसिफिकली टू डॉटनेट है। रेस्ट पीएचपी में भी सपोर्ट करता है, रेस्ट जो है पाइथन में भी सपोर्ट करेगा, रेस्ट जो है तुम्हारा जावा में भी सपोर्ट करेगा, रेस्ट जो है सर्वलेट में भी सपोर्ट करेगा, रेस्ट जो है वो जेएसपी में सपोर्ट करेगा, रेस्ट जो है वो नॉर्मल एएसपी में भी करेगा। मेरी बात समझिएगा? रेस्ट जो है वो कॉमन आर्किटेक्चर है, ओपन टू ऑल। अगर कहीं भी क्लाइंट से सर्वर पे वेब रिक्वेस्ट जाएगी तो वहां पे रेस्ट है। अब वो रिक्वेस्ट पीएचपी के एप्लीकेशन पे जाए, एएसपी के एप्लीकेशन पे जाए, जेएसपी के एप्लीकेशन पे जाए, या कहीं पर भी जाए, रेस्ट ऑलवेज वहां पे रहेगा। तो जो रेस्ट के बारे में जो मैं बता रहा हूं वो डॉटनेट स्पेसिफिक नहीं है, वो रेस्ट जो कॉमन टू ऑल है उसके लिए। अब रेस्ट बेसिकली क्या है? वो एक आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ एचटीटीपी वर्ब्स सपोर्ट करते हैं, और हर एचटीटीपी वर्ब्स की अपनी एक मीनिंग है, अपनी एक उसका अपना एक काम है। ठीक है, तो गेट सबसे पहले मैं बोला था गेट, लिस्ट डाउन फिर से कर देता हूं मैं कौन कौन से एचटीटीपी वर्ब्स जो है सपोर्ट करता है। तो तुम बोलोगे गेट, पोस्ट, पुट,
पैच, डिलीट, बस हेड ऑप्शन बोलो भी मत, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। गेट यूज होता है डेटा गेट करने के लिए, पोस्ट यूज होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जहां पे बैकएंड में हम लोग इंसर्ट इनटू की क्वेरी फायर करते हैं, वहां पे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट स्पेसिफाई करते हैं। गेट हो गया, पोस्ट हो गया। उसके बाद होता है पुट। पुट यूज होता है डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है। और पैच भी डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होता है। डिलीट यूज होता है डेटा को डिलीट करने के लिए। ये समझ में आ गया। जब तुम ये एक्सप्लेन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। किसको किसको पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। ये सब एकदम 5 स्टार क्वेश्चंस है वेब एपीआई के, मैं जो तुमको बता, ये मैं तुमको पहले नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले पढ़ा देते तो इंटरव्यू अच्छा जाता, लेकिन वो टाइम समझ में भी नहीं आता। यहां तक जो चीज मैं बोला समझी सबको, यहां तक समझ में आ रहा है जो मैं बोला वेब एपीआई का। तो बेसिकली वेब एपीआई क्या है, वेब एपीआई एक यूआरएल है जिससे जेसन आएगा। वेब एपीआई एक यूआरएल है जिससे जेसन आएगा, जो रेस्ट आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। डेफिनेशन थोड़ा सा बदल देते, थोड़ा सा और एड ऑन उसमें कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट क्या है, बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जो मल्टीपल एचटीटीपी वर्ब्स को सपोर्ट करता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर दीज वर्ब्स, मतलब कैन यू प्लीज लिस्ट डाउन दीज वर्ब्स। तो वर्ब्स समझ गया ना, VERBS, जैसे जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो एचटीटीपी वर्ब्स। तो वो एचटीटीपी वर्ब्स किसको बोलते हैं हम लोग, तुम्हारा आ गया गेट, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। गेट किसके लिए यूज होता है, गेट यूज होता है डेटा गेट करने के लिए, जहां पे तुम सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे। अब वो सेलेक्ट, अब दो टाइप का गेट एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट विदाउट वेयर और सेलेक्ट विथ वेयर। तो इस पे मैं थोड़ा सा आगे चल के डिस्कशन करता हूँ, फिलहाल इसको यही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब सेलेक्ट की क्वेरी होगी उसके अंदर। नेक्स्ट आता है पोस्ट। पोस्ट में तुम्हारा इंसर्ट इनटू कमांड रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा पुट एंड पैच। पुट एंड पैच दोनों में अपडेट की क्वेरी रहती है, दोनों में अपडेट की क्वेरी रहती है। तो अब जब तुम बोलोगे दोनों में अपडेट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच, वो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। फिर आता है उसके बाद डिलीट। डिलीट में जो है डिलीट की क्वेरी रहती है। तो तब जब भी तुम वेब एपीआई के थ्रू कोई CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उस टाइम पे तुमको ये सब एचटीटीपी वर्ब्स को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो ये सब थेरोटिकल टॉपिक है और इंटरव्यू में सिर्फ वेब एपीआई की थ्योरी पूछती है, कभी तुमको एपीआई बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, कभी भी तुमको एपीआई बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। एपीआई में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो मैं पहले पूरा थेरोटिकल बता दूंगा, फिर हम लोग एपीआई बनाएंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आकिल सो रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चन जो ऐसा था जो बेसिक में छूट गया था, जो मैं कवर नहीं किया हूँ। वेब एपीआई की बात कर रहा हूँ, अलग कुछ मालूम पड़ा लिंक्यू का पूछने लगे वेब एपीआई में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच। पुट में, पुट जो रिक्वेस्ट होती है तुम्हारी, पुट रिक्वेस्ट भी अपडेट के लिए यूज होती है और पैच रिक्वेस्ट भी अपडेट के लिए यूज होती है। पुट रिक्वेस्ट में तुमको स्पेसिफिकली पूरा एक, जैसे एक एंटिटी है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां लेके समझाता हूँ। लेट्स से तुम्हारी एक एंटिटी है ये, तो तुम्हारी एक एंटिटी है लाइक पर्सन। पर्सन में तुमने क्रिएट किया आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये तुम्हारी एंटिटी है। अब इसके लिए अगर तुम जेसन बनाने जाओगे, ये पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जेसन बनाओगे, तो इसके लिए जेसन क्या बनेगा, इसके लिए जेसन बनेगा लाइक दिस, आईडी जो भी वैल्यू रहेगी 10, कॉमा, नेम, इसको मैं किस क्या क्या स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ये,
ये नहीं प्रॉपर्टी है ना वो। जेसन में देखो, जेसन में ये चीज याद रखना, अगर ये ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, और अगर ये ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, लिस्ट, और कोलन है इसका मतलब क्या है, असाइनमेंट, मतलब जो इक्वल टू होता है अपना वैल्यू असाइन करने के लिए, वो ये है। इसके अलावा जेसन में कुछ है ही नहीं, इसके अलावा जेसन में कुछ है ही नहीं। एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो ये भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन सा ब्रैकेट, ब्रेसेस की बात कर रहा हूं मैं, ये अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो अपने केस में ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट में आईडी रहेगा, आईडी की कोई वैल्यू रहेगी, तो वैल्यू है डायरेक्ट, तो मैं बोला नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है डायरेक्ट वैल्यू है। अगर ये स्ट्रिंग होता तो मैं यहाँ डबल कोट्स लगाता, इंटीजर है तो इसके लिए मैं डबल कोट्स नहीं लगाया। फिर आता है तुम्हारा, सॉरी, फिर आता है तुम्हारा नेम, टेस्ट नेम, कॉमा, उसके बाद आता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आ गया। ये तुम्हारा बेसिकली जेसन हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसको, ये पर्टिकुलर क्लास को, ये हटा देता हूं, ये पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ये क्या हो गया, एक जेसन हो गया। अगर ये भी तुमको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लाइक मेरे पास क्लास है मैं जेसन नहीं बना पाऊंगा, तो इसका एक ऑनलाइन टूल है, वो मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल जब कराने लगूंगा। अभी तो मैं सिर्फ तुमको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ पुट और पैच का, तो इसके लिए मैं उधर पे जंप नहीं कर रहा हूँ। तो इसका एक ऑनलाइन टूल है, सी शार्प की क्लास डालो, साइड में जेसन बना के दे देगा वो तुमको। सी शार्प की तुम क्लास डालो, जेसन दे देगा, जेसन डालो सी शार्प की क्लास दे देगा, दोनों। ऑनलाइन टूल है सी शार्प टू जेसन करके, मतलब वेबसाइट का नाम ही है सी शार्प टू जेसन .com, ऐसा कुछ तो है क्या। क्वेश्चन कर रहे हो कि बता रहा, समझा नहीं, वही है, वही चीज है सीरियलाइजेशन। देखो, अगर तुम ये दो कॉन्टेक्स्ट में होता है सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन का फंडा। सीरियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में हम लोग लेकर जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर जेसन सीरियलाइजेशन बोलते हैं, तो अब मैं जेसन से सी शार्प के ऑब्जेक्ट में गया तो वो सीरियलाइजेशन हुआ, और अब मैं जेसन सीरियलाइजेशन स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, मैं जेसन से सी शार्प के ऑब्जेक्ट में गया तो वो सीरियलाइजेशन हो गया, और सी शार्प से जेसन में आया तो वो डीसीरियलाइजेशन हो गया, समझेगा। और बाकी सीरियलाइजेशन का मतलब ये है कि तुम एक टाइप से ऑब्जेक्ट को दूसरे टाइप में लेके जाते हो। सीरियलाइजेशन का इन जनरल मीनिंग ये हो गई। जेसन सीरियलाइजेशन बोलोगे तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये चीज जेसन सीरियलाइजेशन के अंदर आ जाती है। अगर कोई पूछता है कि सीरियलाइजेशन क्या है, तो सीरियलाइजेशन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अनदर टाइप। तो सीरियलाइजेशन जैसे सी शार्प को ऑब्जेक्ट, जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन, वो भी सीरियलाइजेशन में ही आता है, समझे क्या। डॉटनेट के ऑब्जेक्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, वो भी सीरियलाइजेशन में आता है। लेकिन ये जो है ये जेसन सीरियलाइजेशन है। मेरी बात समझी मैं क्या बोला, किसको समझा जो मैं बोला, क्या आधे लोग को तो बाउंसर चला गया लगता है। क्वेश्चन ये था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सीरियलाइजेशन है क्या, तो मैं बोला नहीं ये सीरियलाइजेशन नहीं है, जेसन सीरियलाइजेशन है। सीरियलाइजेशन एक कॉमन टर्म है, सीरियलाइजेशन का मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्जन है इन जनरल। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने डॉटनेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का पी, उसको तुमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये भी सीरियलाइजेशन है, ये भी सीरियलाइजेशन है, सॉरी डीसीरियलाइजेशन है। और बाइनरी को वापस ऑब्जेक्ट बनाया, ये सीरियलाइजेशन है। तो ये भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत स्पेसिफिकली कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं जेसन स्पेसिफिक है, तो इसको हम लोग जेसन सीरियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोला था, भूल गया मैं क्या बताना, हाँ। तो मेरे पास ये एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास का ये एक स्पेसिफिक जेसन है। अब मैं क्या किया यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूं, मैं लेट्स से पहले पुट रिक्वेस्ट हिट किया। पुट रिक्वेस्ट में अगर मैं ये जेसन देता हूं, ये जेसन देता हूं, तो पुट रिक्वेस्ट हमेशा क्या करती है, पुट रिक्वेस्ट हमेशा इंटायर एंटिटी को अपडेट करती है, इंटायर
एंटिटी को अपडेट करेगी। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जेसन दिया है, तो एज सिंपल एज ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, आईडी में 10 डाल देगा, नेम में टेस्ट नेम डाल देगा और कॉन्टेक्ट में ये डाल देगा। लेकिन अगर मैं जेसन ये दिया, अब ये क्या करेगा, ये इंटायर ऑब्जेक्ट को ये अपडेट मारेगा। तो उस टाइम पे क्या करेगा, आईडी में तो ये 10 डाल देगा, नेम में ये टेस्ट नेम डाल देगा और कॉन्टेक्ट में ये क्या कर देगा, नल। लेट्स से ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में कुछ वैल्यू है, लेट्स से अभी ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है, अगर मैं बोलूं आईडी 10 है और यहाँ पे नेम है टेस्ट, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर लेट्स से ये कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी डेटाबेस का रिकॉर्ड है, इसको मेरे को अपडेट मारना है। पुट और पैच दोनों अपडेट के लिए यूज होता है। अब मैंने जेसन दिया, ये मैंने क्या दिया, जेसन दिया, ये तो ये क्या करेगा, 10 को 10 ही रखेगा अपडेट करके, ये टेस्ट नेम को सॉरी टेस्ट को टेस्ट नेम कर देगा, ये अपडेट हो गया। और यहां पे कॉन्टेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको क्या कर देगा, नल। डेटाबेस में इसको क्या कर देगा, नल। क्यों, क्योंकि तुमने पुट रिक्वेस्ट दिया और पुट रिक्वेस्ट हमेशा इंटायर जेसन या इंटायर एंटिटी को अपडेट करती है, तो वो क्या करेगा, हर कॉलम को अपडेट मार देगा। अब यही रिक्वेस्ट को हम लोग अगर पैच में देते हैं, पैच, ठीक है, इसको हम लोग पैच में देते हैं, तो ये रिक्वेस्ट, ये जेसन अगर मैं दूंगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 10 अपडेट करेगा, या अभी इसको मैं वापस रिवर्ट कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, ये लेट्स से मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है डेटाबेस के अंदर। तो अब वो क्या करेगा, पैच, ये 10 जो है इधर पे अपडेट किया, ये टेस्ट को टेस्ट नेम में अपडेट किया, और इसको क्या करेगा, छोड़ देगा, वैसे नल नहीं करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है किसका, पुट और पैच का। तो अब अगर इसको एक सेंटेंस में बोलना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पुट हमेशा इंटायर एंटिटी अपडेट करता है, पैच जो है वो पार्शियल एंटिटी अपडेट करता है। क्लियर है, आंसर एक लाइन का ही है, लेकिन उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है, ये चीज जो तुमको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली कौन से सिचुएशन में तुम कब पुट तुमको यूज करना है, कब तुमको पैच यूज करना है, दोनों ही अपडेट के टाइम पे यूज होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क में हम लोग हमेशा जो है वो पुट यूज करते हैं, क्यों, आईडी क्या, नहीं रीजन नहीं है, और कोई, क्या लगता है तुम्हें, एंटिटी फ्रेमवर्क में अपडेट कैसे करते थे हम लोग, एमवीसी में स्टेट मॉडिफाई करते, बराबर, एकदम एकदम सही बात। तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, पहले आईडी लेते हैं, आईडी से वो पूरा ऑब्जेक्ट को निकाल के लोड करते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी लोड होके आ जाती है, समझे क्या। और जो हम लोग वो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके जब जेसन के थ्रू भेजते हैं तो वो पूरा ही जेसन बनाता है, हमेशा आधा जेसन नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में, तुमने एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस से निकाला, उसको तुमने जेसन में कन्वर्ट किया, अब तो पूरा ही जेसन बनाएगा ना, हाफ जेसन तो बनाएगा नहीं। कब हाफ जेसन वाली बात आती है, कब, जब हम लोग एजेक्स वगैरह से अपना जेसन बना के अपडेट मारेंगे एपीआई पे, तब हाफ जेसन बनेगा। अगर तुम हमेशा एंटिटी फ्रेमवर्क ही यूज करने वाले हो और प्रोजेक्ट तुम्हारा डॉटनेट टू डॉटनेट ही चलने वाला है, मतलब कोई बाहर की से जेसन नहीं आने वाला है, तो उस टाइम पे हमेशा अपडेट के अंदर क्या लेते हैं हम लोग, पुट लेते हैं। लेकिन तुमने दे दिया फ्लटर टीम को कि अपडेट के लिए ये एपीआई यूज करो, समझे, तो फिर उस टाइम पे तुमको दो एपीआई बना के देना पड़ता है, कि एक पुट वाला और एक पैच वाला। तो हमेशा हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि अगर तुम पुट वाला एपीआई बना रहे हो तो पूरी एंटिटी अपडेट होगी, तो कोड अकॉर्डिंगली करना है। और पैच वाला बना रहे हो तो पैच में जितनी प्रॉपर्टी आएगी वही अपडेट होगी, बाकी प्रॉपर्टी को वो इग्नोर मार देगा, नल नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जेसन में मिसिंग रहेगी पैच में क्या होता है, वो इग्नोर हो जाती है, और पुट में क्या होता है, वो नल हो जाती है। क्लियर है ये कंसेप्ट जो मैं बोला क्या था। तो अभी अभी हम लोग बोल सकते हैं पुट और पैच का डिफरेंस। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन है। इससे इजी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पुट, पोस्ट एंड पुट, पैच नहीं, पुट एंड पैच का डिफरेंस आता है, पोस्ट एंड पुट। तो पोस्ट किसके लिए यूज होता है, इंसर्ट के लिए, और
पुट जो है वो अपडेट के लिए यूज होता है। दूसरा एक और डिफरेंस दोनों में आता है कि अगर सेम जेसन एक रिक्वेस्ट में सेम जेसन दो मल्टीपल साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट अगर पोस्ट की आती है, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम जेसन साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ठीक है। साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट अगर पोस्ट के ऊपर आती है तो वो दोनों रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है, मतलब रिकॉर्ड को दो बार इंसर्ट करता है। फिर से बोलो, गौर से सुनो। अगर अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में पोस्ट मेथड एक्शन के ऊपर दो साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट सेम जेसन लेके आती है, सेम जेसन लेके पोस्ट के पास आती है, तो वो दोनों को एग्जीक्यूट करता है, मतलब दो बार इंसर्ट करता है। लेकिन ऐसा ही अगर पुट के साथ होता है तो पुट एक बार करता है, मतलब दो बार अपडेट नहीं करता है, एक ही बार अपडेट करता है। मतलब सेम जेसन भेजोगे तो अपडेट होगा, तो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग रिकॉर्ड 2 टाइम्स वो उसको एक ही बार करता है। उसको मालूम है ना जेसन सेम आया, तुमको से मतलब रेस्ट आर्किटेक्चर के अंदर ऑलरेडी ये चीज की हुई है कि अगर सेम जेसन आया है दो साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट में तो कोई एक ही को एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सीधी सी बात है ना। तुम बोल रहे हो कि मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट डाला, मैंने बोला टेस्ट नेम को टेस्ट बना दे, और साथ में दूसरी रिक्वेस्ट आई वो भी वही बोल रही है, तो बात तो वही है ना। कोई भी एक को भी से भी अपडेट कर दिया तो दोनों रिक्वेस्ट को तो डेटा अपडेटेड ही दिखेगा। इसको समझा मैं क्या बोला? इसको समझा मैं क्या बोला? क्यों ऐसा होता है, नहीं समझा? असरार आधा आज सोया हुआ है। एकदम सिंपल बात है। वो अलग है, वो अलग है, उधर उधर मत जाओ, गलत जगह चले गए तुम। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का फंडा ही अलग है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में जो अपना जो डेटा होता है, डेटा वो ट्रांजैक्शन में चला जाता है और कोई दूसरा आके उसको अपडेट करेगा तो रॉन्ग वैल्यू जो मिलती है उसको डायरेक्टिव रीड बोलते हैं अपन, वो एक अलग कंसेप्ट है, समझे क्या? और ये जो है ये तुम्हारा रेस्ट आर्किटेक्चर का है, लाइक तुम्हारा सिंगल डेटाबेस है, एक ही यूजर है, मल्टीपल यूजर नहीं है। वो जो तुम बोल रहे हो ना कॉन्करेंसी में, उसमें दो यूजर है। मैं बोला था एक यहाँ पे एक थाना में, एक भिवंडी में एक थाना में, मतलब सेम टाइम पे दो यूजर, दो अलग अलग रिक्वेस्ट और अलग अलग डेटा की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे मैं बोला था तुमने 5,000 निकाला, उसने 7,000 निकाला, तो किसका वाला अपडेट होगा? तो वो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन इज लाइक ए डिफरेंट थिंग। वो एक सिनेरियो भी अलग है, वो चीज भी अलग है, वो आर्किटेक्चर भी अलग है, और वो आता है डेटाबेस के अंदर। मेरी बात समझी क्या? मैं क्या मतलब इसके लिए मैं रोक दिया कि तुम कुछ गलत चीज से लिंक कर दिए। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, सेम जेसन सेम जेसन सेम यूजर के थ्रू साइमल्टेनियस आ गया। मतलब वो कब होता है पता है? वो दो बार अपडेट बटन पे क्लिक कर देते हैं हम लोग गलती से, ऐसा कभी होता है ना हम लोग के साथ, तो वो दो रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर पे। तो अगर क्रिएट करने के टाइम पे दो रिक्वेस्ट जाती है तो दो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, लेकिन अपडेट करने के टाइम पे जाती है तो दो बार अपडेट नहीं होता है, एक ही बार अपडेट करता है वो। क्यों एक ही बार अपडेट करते हैं? मीनिंग नहीं है ना सेकंड की। उसको दिख रहा है कि दोनों जेसन सेम है, इसमें भी नेम अपडेट करने के लिए एबीसी लिखा हुआ है, इसमें भी, इसको भी अपडेट करूंगा तो एबीसी लिखेगा, इसको भी, तो दो बार क्यों अपडेट करना है? और रिक्वेस्ट भी साइमल्टेनियस है, टाइम भी सेम है, यूजर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो दो बार क्यों करना है? तो ये चीज सिर्फ पुट के अंदर होती है, पोस्ट के अंदर नहीं होती। पोस्ट में तुम करोगे तो दो रिकॉर्ड भी बन जाएगा, भले से सेम रहने दो जेसन, तो सेम नाम का दो रिकॉर्ड बना देगा वो डेटाबेस के अंदर। समझ में आई मेरी बात? तो ये डिफरेंस इंटरव्यूअर तुमसे सुनना चाहता है, ये एक्चुअल में उसका ताजमहल है। समझ गया ना? ताजमहल जो एग्जांपल बताया था कि जैसे पूछ रहा इंडिया में फेमस क्या है, तो उसको सुनना है, तुम बोलोगे मोर, तुम कुछ का कुछ बोलोगे, उसको ताजमहल ही सुनना है। तो वो लोग एक्चुअल में पूछते जो है ना, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि ये बोले, जैसे कि एक और है ऐसा 5 स्टार क्वेश्चन, लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो लोग बहुत बोलते हैं, उन लोगों को क्या सुनना रहता है पता है डिफरेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला, ये लास्ट टाइम भी शायद मैं बोला भी था, तो वो ताजमहल है। तो ये जो मैं लाइन बताया ना, ये जो तुमको बता रहा हूँ, ये ताजमहल है कि पुट जो है, पोस्ट जो है वो साइमल्टेनियस सेम जेसन आएगा तो दो बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन पैच जो है वो सिंगल टाइम करेगा।
सॉरी, पुट पुट जो है वो सिंगल टाइम करेगा, पैच भी सिंगल टाइम करेगा, मतलब पुट एंड पैच बोथ, पुट एंड पैच बोथ। क्लियर है ये जी जो बोला मैं? तो इतने ये सब जो क्वेश्चंस है ये बेसिक, जब तुम बोलते हो कि मैंने वेब एपीआई पे 6 मंथ काम किया है या मैंने वेब एपीआई बनाया है, तब बोलते हो, तो तब उस टाइम पे तुमको ये क्वेश्चन ये लोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि लाइक वेब एपीआई बनाऊंगा मैं, वेब एपीआई एक यूआरएल होता है, वो यूआरएल से मेरे को जेसन मिलेगा, और फिर वो यूआरएल के ऊपर मैं अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट भेजूंगा, मतलब गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये मैं भेजूंगा। लेकिन मेरे को गेट रिक्वेस्ट तो समझ में आता है, जब मैं ब्राउजर में जाके ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके यूआरएल को टाइप करता हूं और एंटर हिट करता हूं, तो ऑल रिक्वेस्ट विल कंसिडर एज ए गेट रिक्वेस्ट। ये मैं पहले भी बताया था, नहीं बताया था तो सुन लो, ऐसा होता है। ठीक है, अगर तुम ब्राउजर के एड्रेस बार में जाते हो और उसको एडिट करते हो, एडिट करके एंटर हिट करते हो, तो वो गेट रिक्वेस्ट रहती है। बहुत मतलब देखे भी होगे, मैं मेरा प्रोग्राम जब रन नहीं होता तो मैं एक लास्ट का कुछ ऐसा कट करके फिर से उसको एंटर हिट करता हूँ, तो वो रन होता है। क्यों उसको मैं कट करता हूँ? ताकि ये एडिटेड रिक्वेस्ट हो और ये गेट कंसिडर हो। अगर मैं वही रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करूंगा तो डायरेक्ट वो पोस्ट एक्शन मेथड पे चला जाता है। अगर सेम रिक्वेस्ट को तुम F5 करते हो तो वो पोस्ट बन जाता है। तो गेट रिक्वेस्ट कहां से आती है? ब्राउजर में जाके मैं यूआरएल में कुछ भी टाइप करता हूं तो वो गेट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होती है? जो तुम्हारा फॉर्म टैग होता है, फॉर्म टैग, वो फॉर्म टैग को हम लोग सबमिट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ना बिगिन फॉर्म, सॉरी, फॉर्म की ओपनिंग और फॉर्म की क्लोजिंग, जो मतलब एलिमेंट है, वो एलिमेंट के अंदर मैं कुछ तो इनपुट डालता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, चेक बॉक्स, कुछ भी डाला मैं, सबमिट। देन सबमिट बटन पे क्लिक किया तो जितने भी इनपुट रहते हैं वो इनपुट कहाँ सबमिट हो जाते हैं? एक्शन में जो यूआरएल रहता है वहां पे सबमिट हो जाते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एमवीसी में बेसिक्स में ही हम लोग ये पढ़े। तो वो जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है वहां पे एक और ऑप्शन होता है फॉर्म के अंदर, मेथड करके। तो मेथड में वहां पे दो ही ऑप्शन है, गेट और पोस्ट। अगर तुम नहीं स्पेसिफाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो गेट ले लेता है, तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पोस्ट के थ्रू जाएगा। तो जब तुम पोस्ट स्पेसिफाई करते हो तो पोस्ट के थ्रू चला जाता है। अब तुम काम कर रहे हो, ये चीज समझी, गेट और पोस्ट। ठीक है, अब तुम काम कर रहे हो वेब एपीआई के ऊपर। तुमने एक वेब एपीआई बना दिया जो तुमको लेट्स से रिएक्ट जेएस वाले लोग को देना है। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जो यूआई का फ्रेमवर्क है, जो यूआई बनाता है और एपीआई को कॉल करके जेसन लेता है, वो जेसन में से वैल्यू निकाल के यूआई पे रेंडर करता है। ये रिएक्ट जेएस है। जो लोग को ऐसा बहुत नया नाम लग रहा होगा तो इसके लिए बता दिया मैं। रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है यूआई का, जिसमें यूआई डेवलप होता है और यूआई के थ्रू एपीआई कॉल होता है। एपीआई कौन? अपना वेब एपीआई। यूआई के थ्रू एपीआई कॉल होता है, एपीआई जेसन देता है। किसको जेसन देता है? रिएक्ट जेएस को। रिएक्ट जेएस को जेसन को लेता है और यूआई में रेंडर कर देता है, डेटा दिखा देता है। क्लियर है? तो अब लेट्स से तुम्हारे पास भी ऐसी रिक्वायरमेंट आई तुम्हारे प्रोजेक्ट में कि यूआई जो एक नया यूआई बनने वाला है। देखो अभी ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इमर्जिंग हो गई है बिकॉज ऑफ टू रीजन। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी हम लोग के प्रोजेक्ट में भी आने वाला है। जो यूआई के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क आते रहते हैं, वो तुम लोग को ही पता रहेगा। जैसे पहले तुम लोग, पहले क्या था, यूआई में एक ही फ्रेमवर्क था, जेक्वेरी। पहले यूआई में एक ही मतलब लाइब्रेरी यूज होती थी, जेक्वेरी। जेक्वेरी के बाद अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए। जेक्वेरी के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पहले एंगुलर जेएस आया, एंगुलर जेएस आया, फिर रिएक्ट जेएस आया, फिर व्यू जेएस आया। समझ में आएगा? तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क, तो मोमेंटम जेएस करके भी एक फ्रेमवर्क है, फिर मेटियोर करके एक अभी बीच में फ्रेमवर्क आया था। बहुत सारे फ्रेमवर्क ऐसे आते ही रहते हैं रोज। कोई ना कोई फ्रेमवर्क इमर्जिंग हो जाता है, कोई महीने में उसको यूज करने लगते हैं, कोई भी XYZ रीजन की वजह से। तो ऐसे फ्रेमवर्क्स बहुत सारे तुमको मिलेंगे। तो लेट्स से कोई एक फ्रेमवर्क अभी अभी के टाइम पे जो सबसे फेमस फ्रेमवर्क है वो है Vue.js। सबसे ज्यादा यूज होने वाला Vue। तुम लोग को लगता होगा एंगुलर या रिएक्ट का नाम लेने वाला हूं मैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस है वो जो है वो Vue.js है, और सबसे ज्यादा डिमांड भी Vue.js की है। तो Vue.js बनाया किसने? Vue.js जो एंगुलर के प्रोजेक्ट पे गूगल में जो बंदा काम करता था, वो गूगल छोड़ के अपनी एक कंपनी डाल के उसने एक लाइटवेट फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है Vue.js। और सिर्फ सिर्फ अगर यूआई के लिए यूज करना है तो Vue.js इज द फास्टेस्ट फ्रेमवर्क इन ऑल, लाइक मतलब एज कंपेयर टू एंगुलर, एज कंपेयर टू मेटियोर, एज कंपेयर टू यूर रिएक्ट एज वेल। मतलब इन लोग सबसे फास्ट है Vue.js।
तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आई कि तुम अपना प्रोजेक्ट ई कॉमर्स है, लेट्स से ई कॉमर्स में है, अभी चल रहा है, सब कुछ है, क्लाइंट भी है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये लोग बोले कि अपन क्या करते हैं कि यूआई को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, मतलब वेबसाइट को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट देखोगे पहले बहुत गंदी दिखती थी, अभी उन लोग ने यूआई अपडेट किया, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, इतनी गंदी थी, अभी थोड़ा सही कर दी उन लोग। लेकिन वो खाली ऊपर का पेज किया, क्लिक करो तो अंदर वो पुरानी वाली साइट खुलती है। तो जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और भी है बहुत सारी चीज है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट जो है अपडेट हुई है, जैसे वो पीएफ में का पोर्टल, बहुत सारे लोग देखे रहेंगे पुराना पीएफ का पोर्टल अभी का। तो ये ऐसी बहुत सारी साइट्स अपडेट हुई है, तो वो जो साइट अपडेट अपग्रेडेशन का काम है, तो जैसे तुम्हारी कंपनी में भी, कंपनी ने भी डिसाइड किया कि हम लोग कोई अच्छा सा यूआई बनाना चाहते हैं, तो तुम लोग ने बोला कि हम लोग व्यू जेएस में बनाएंगे। अब जो ऑलरेडी ये टीम बनाई है, ये तो सब डॉट नेट एमवीसी की टीम है ना, अपने ऐसे लोग हैं गरीब लोग, तो वो डॉट नेट एमवीसी की टीम है। अब ये लोग क्या किए, व्यू जेएस के डेवलपर को बुलाए, एक नई टीम बनाए। अब व्यू जेएस तो सिर्फ यूआई का फ्रेमवर्क है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मतलब यूआई अच्छा किए और लॉजिक चलना बंद हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे वो लोग। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉजिक है, जो इतनी मेहनत से हम लोग 5 साल में लिखे हैं, वही लॉजिक को अपने को यूटिलाइज करना है, वही लॉजिक को अपने को यूटिलाइज करना है। तो जो डेटा तुम एमवीसी में व्यू में भेजते थे, अब वही डेटा तुमको कहां भेजना है, जेसन के थ्रू रिएक्ट जेएस वालों को भेजना है। तो दैट्स रियल रिक्वायरमेंट फॉर वेब एपीआई। मेरी बात समझ में है, ये एकदम तुमको क्या बोलते हैं, जो रियल टाइम में जो रिक्वायरमेंट की आती है ना, वैसा मैं बता रहा हूँ। किसको किसको समझी, किसको मतलब बात किसको समझ में आई, नहीं समझी फिर से बोलता हूँ मैं, गौर से सुनो। तुम्हारा ऑलरेडी एमवीसी में रनिंग प्रोजेक्ट है जो कि तुम्हारा ई कॉमर्स है, ठीक है। अब तुम्हारी कंपनी चाह रही है व्यू.js पे शिफ्ट होना, तो उन लोग ने आप तो ये तो एमवीसी की टीम है, तो एमवीसी की टीम को तो एमवीसी ही आएगा, व्यू.js नहीं आएगा। तो उन लोग ने एक यूआई की टीम हायर की, हायरिंग 4 ओपनिंग निकाली, 4 व्यू.js के डेवलपर ले लिए। उसमें से एक टीएल हो गया, एक सीनियर हो गया, 2 जूनियर हो गए, 4 बंदे आ गए वहां पे। 4 बंदे आके इन लोग ने बनाया अच्छा सा, वो जो वेबसाइट एग्जिस्टिंग थी उसको देख के खूबसूरत से यूआई बना लिया, डिजाइनर को बैठा के बना दिया। अब इनको चाहिए डेटा, जो प्रोडक्ट दिखता था पुरानी वेबसाइट में वो अभी भी दिखना चाहिए नई वाली वेबसाइट में। तो वो डेटा बहुत सारे 5 साल का कोड, सी शार्प का कोड लिख के आया है ना, व्यू में आके दिख रहा है। तो तुम्हारे टीएल ने तुमको रिक्वायरमेंट दिया कि जो डेटा यहाँ दिखता है ना, वही डेटा वहां दिखना चाहिए। तो तुम बोलोगे ओके, ये कस्टमर की जो लिस्ट है, मतलब ये वहां पे दिखना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, एक वेब एपीआई बनाओगे जिस जो कस्टमर के लिए, और कस्टमर का जैसा क्रड तुम्हारे इधर होता था, वो वेब एपीआई में क्रड करोगे। तुम बोलोगे कि मैं एक वेब एपीआई बना के दूंगा, ठीक है, कस्टमर डॉट गेट मारोगे तो कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। कस्टमर गेट के आगे आईडी पास करोगे तो वही वाला आईडी वाला कस्टमर आ जाएगा। अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे तुम पोस्ट मारोगे तो क्रिएट हो जाएगा। कस्टमर की रिक्वेस्ट पे तुम पुट मारोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। और कस्टमर की रिक्वेस्ट पे तुम डिलीट, यूआरएल वही रहेगा, यूआरएल वही रहेगा, बस रिक्वेस्ट की टाइप बदलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक एपीआई दे दिया बना के, अच्छे एग्जांपल हो गए ना। जैसे यहाँ पर तुमने बोला कि ये एपीआई है, http:// तुमने तुम्हारे यूएटी सर्वर पे डिप्लॉय किया, uatserver.com/ तुमने एक एपीआई बना के दिया, तो तुमने बोला API/कस्टमर, तो तुमने बोला ये यूआरएल है, ये जो है क्या है, यूआरएल है मेरे एपीआई का। अब अगर बंदा ये यूआरएल के ऊपर, इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूं ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है। अगर बंदा ये यूआरएल के ऊपर गेट मारता है, गेट यूआरएल करता है, तो ये क्या करेगा, ऑल कस्टमर दे देगा। क्या देगा, ऑल कस्टमर देगा। अगर गेट करता है और वो वही यूआरएल के आगे एक आईडी पास कर देता है, अब ये क्या करेगा, 20 आईडी वाला कस्टमर का जेसन रिटर्न करेगा। ये वेब एपीआई है, तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, जेसन। तो अगर इसमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर
इन द फॉर्म ऑफ जेसन, ये दिमाग में रखो। पेज वेज नहीं आएगा, यूआई वाई नहीं आएगा। क्यों यूआई नहीं आएगा? यूआई तो वहां बना रहेगा, एग्जैक्टली। अपने को सिर्फ जेसन दे देना उसको, वो लोग बनाएंगे यूआई, उधर पे वो करेंगे। तो उसको आप इसको कुछ जो क्या था क्या? ठीक है, क्या? अच्छा तो यूआरएल देन उसके बाद यहाँ पे 20 अगर मैं पास किया, सॉरी ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा ठीक है, रॉन्ग हो गया। तो यूआरएल के आगे मतलब ये यूआरएल पूरा रहेगा, नहीं यार सही था, वही सही था, क्या करता हूँ यार। तो ये यूआरएल के आगे मैं /20 लगा दिया और गेट रिक्वेस्ट ही मारा, रिक्वेस्ट गेट ही है। तो ये क्या करेगा, 20 आईडी वाले जो कस्टमर रहेगा वो रिटर्न करेगा, सिंगल कस्टमर का जेसन रिटर्न करेगा। फिर मैं क्या किया, यही वाला मेरा यूआरएल है, इसमें मैं पोस्ट रिक्वेस्ट दिया। अब पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम लोग देते हैं ना, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग को कुछ पोस्ट करना होता है। पोस्ट में हम लोग क्या देते हैं, पूरा जेसन। तो मैं यहाँ पे पोस्ट दिया यही यूआरएल के ऊपर, और इसके डेटा क्या दिया, लाइक ये ऐसा जेसन दिया, ये ऐसा जेसन दिया। ये जो जेसन है, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ जेसन, ठीक है। ये जेसन में यहां पे दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो डेटा आया है ना, इसको ले जाके डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। हाँ ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर मैं इसको पुट टाइप दिया, वही यूआरएल सेम यूआरएल के ऊपर दिया, पुट दिया, और यहां पे जेसन दिया, ये जो जेसन है, ये जेसन दिया, तो ये क्या करेगा, पूरे इंटायर जेसन को, इंटायर एंटिटी को अपडेट कर देगा। वही चीज मैं यहाँ पे अगर पैच किया और कुछ प्रॉपर्टी सेम यूआरएल के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टी में जेसन में से निकाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निकाल दिया हूं, तो ये क्या करेगा, पार्शियल एंटिटी को अपडेट करेगा, जो वैल्यू मिसिंग है उसको एज इट इज रखेगा। तो यहाँ पे भी जेसन देना पड़ेगा मेरे को। और उसके बाद यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आती है डिलीट, वही यूआरएल पे मैं डिलीट किया। डिलीट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग हमेशा यहाँ पे आईडी बता देते हैं किसको डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट में मैं यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई किया, तो क्या करेगा, ये 30 आईडी को डिलीट कर देगा। ठीक है, जिस वो रिकॉर्ड को वो बेसिकली डिलीट कर देगा। तो ये चीज मैं क्या दूंगा, ये मैं किसको दूंगा, ये मैं दे दूंगा, ये ऐसा लिख के मैं दूंगा किसको, रिएक्ट जेएस की टीम को, मैं ये चीज लिख के उनको दे दूंगा। वो लोग अपने हिसाब से जब उनको अपनी रिएक्ट जेएस में डिलीट करना रहेगा तो डिलीट रिक्वेस्ट फायर करेंगे, रिएक्ट जेएस में इंसर्ट करना रहेगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट फायर करेंगे, रिएक्ट जेएस में अपडेट करना रहेगा इंटायर एंटिटी तो पोस्ट रिक्वेस्ट फायर, सॉरी पुट रिक्वेस्ट फायर करेंगे, पार्शियल एंटिटी अपडेट करना रहेगा तो पैच रिक्वेस्ट वहां से लोग फायर करेंगे। तो वो उन लोग अपने मैकेनिज्म से करने वाले हैं, लेकिन ये चीज तो उनके मैकेनिज्म से हो रही है ना। अब मेरे को भी तो टेस्ट करना है, तो मैं क्या पूरा नोड जेएस का, रिएक्ट जेएस का, एंगुलर को तो कोड करूंगा नहीं, तो और यूआई तो बनाते बैठूंगा नहीं मैं, मेरे को तो खाली जेसन देखना है। तो ये एपीआई टेस्टिंग के लिए कुछ टूल यूज होते हैं, जिसमें सबसे फेमस टूल है पोस्टमैन, जिसमें ये पूरी कहानी बताया क्यों मैं, क्योंकि मेरे को बताने का था कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोस्टमैन। तुमको इंटरव्यू में क्वेश्चन करते तुम पोस्टमैन यूज किए हो, अपन बोलते यस, बस उसके आगे कुछ नहीं बोलते। कैसे बोलेंगे, वो थोड़ी ना कुछ लिखवाएगा, कुछ होता नहीं है, वो एक टूल है, ओपन करके बताऊंगा मैं पोस्टमैन बेसिकली क्या है। तो वो पोस्टमैन टूल जो है, वो पोस्टमैन टूल एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होता है। एपीआई टेस्टिंग के लिए और कौन सा टूल यूज होता है, तो दो जो कॉमन टूल यूज होते हैं, एक यूज होता है फिडलर, FIDDLER फिडलर, और एक और जो अभी सबसे ज्यादा एपीआई टेस्टिंग में यूज हो रहा है उसका नाम है स्वैगर। कोई किसी के तो प्रोजेक्ट में था स्वैगर, तुम्हारे प्रोजेक्ट में था क्या? कोई तो लेके आया था इशू कुछ दिन पहले, एक आध डेढ़ हफ्ता पहले लेक्चर में यही लेके आया था स्वैगर का इशू। तो वो स्वैगर वो भी एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी पोस्टमैन यूज करे, या हर कंपनी फिडलर यूज करे, या हर कंपनी स्वैगर यूज करे। अब वो तुम्हारी किस्मत, तुमको
जहां तुम जो प्रोजेक्ट में तुम जाओगे वहां पे जो तुमको मिल जाए। और कोई कोई कंपनी कुछ भी यूज नहीं करती, तुमको बोलती है तुमको जैसे टेस्ट करना है करो, हम लोग को एपीआई वर्किंग चाहिए। तो बेस्ट जो है वो पोस्टमैन सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है, सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज एपीआई टेस्टिंग टूल जो है वो पोस्टमैन ही है। गूगल करके भी चेक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इंटीग्रेटेड टूल की अगर बात करेंगे, लाइक मतलब किसी को इंस्टॉल ना करना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम तो टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास पोस्टमैन है, बराबर। तुम चाहते हो कि रिएक्ट जेएस या व्यू जेएस वाली जो टीम है ना, वो भी इंटीग्रेटेड वे से टेस्ट कर सके एपीआई को, तो वो टाइम पे स्वैगर यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटेड वे से मतलब फिर उनको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वही कस्टमर के आगे स्वैगर लिखते हैं तो स्वैगर का यूआई आता है, जितना एपीआई सब दिखता है, क्लिक करते हैं जेसन, वहीं से एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, सब ऑप्शन रहते हैं, गेट वाला करना है, पोस्ट वाला करना है, पुट वाला करना है, मतलब वहां पे यूआई में ही ऑप्शन दे देता है वो मैं बता तो नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मेरे को पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन कोई वीडियो वगैरह रहेगा स्वैगर का तो मैं इंशाल्लाह, मेरे को ध्यान दिलाना, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो वो तुम एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, वो ग्रीन ग्रीन उसका यूआई है, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा। बेसिकली वो एपीआई टेस्टिंग का टूल है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, मतलब लाइक वेब एपीआई क्या है, वेब एपीआई हम लोग क्यों यूज करते हैं, पुट पैच डिलीट पोस्ट जो भी रिक्वेस्ट है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो दे, और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हाँ गुड क्वेश्चन है, ये रह गया था, हाँ बताता हूं मैं। और कुछ क्वेश्चन? एंड पॉइंट जो मैं लिखा हूँ ये इसको एंड पॉइंट बोलते हैं हम लोग, एपीआई एंड पॉइंट। जैसे अभी तुमको बोला कि एक न्यू एंड पॉइंट बनाओ, तो तुम एक नया एक्शन ऐड कर दोगे, वहां पे जाके नया यूआरएल दे दोगे उसको। ये एक्चुअल में ये कब बनता है, जब हम लोग एक कंट्रोलर बनाते हैं एपीआई का, और उसमें भी एक्शन को ऐड करते हैं, तो वो एक एंड पॉइंट रहता है। एंड पॉइंट मतलब जिसके थ्रू व्यू जेएस या रिएक्ट जेएस की टीम तुम्हारे को रिक्वेस्ट भेज सके, तो दैट इज नोन एज योर एंड पॉइंट। तो दीज ऑल आर एंड पॉइंट, मतलब ये गेट का एंड पॉइंट है, ये सेकंड गेट, ये भी एक एंड, तो गेट वाले दो एंड पॉइंट हो गए, पोस्ट वाला एक एंड पॉइंट हो गया, तो इसको एंड पॉइंट बोलते हैं हम लोग। क्लियर ना? यस। पुट और पैच में पूरा जेसन आता है, पूरा जेसन आता है। जैसे ये पुट में अपना ये जेसन रहेगा ना, ये वाला, ये जेसन रहेगा, तो ये जेसन में तो आईडी रहेगी, तो जो आईडी आई उसको ही अपडेट मारोगे ना, बराबर ना? जो तुम जेसन मारो, जेसन तुम दोगे, वो जेसन के अंदर तुम आईडी दोगे, और फिर वही आईडी से तुम वही आईडी को ही अपडेट मारने के लिए जाओगे। अगर अगर तुमको वैसा बनाना है, लाइक आईडी के बेस पे ही बनाना है, तो तुम वो भी बना सकते हो। देखो, सब तुम्हारे हाथ में रहता है। तुम एक आईडी बनाओ, एक जेसन लो, और जेसन में से आईडी को निकाल दो, ऐसा भी मैकेनिज्म कर सकते हो। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, पूरा जेसन होता है, जेसन में जो आईडी रहती है वही वाली एंटिटी अपडेट होती है, ऐसा है। और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा बताता हूं मैं, मतलब वो आगे की चीज है। और कुछ क्वेश्चन? हम लोगों का भी क्वेश्चन ही नहीं आता। और कुछ क्वेश्चन? मैं पूछूं? पोस्टमैन, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एपीआई बना लिया, ठीक है। एपीआई बनाने के बाद तुम अब उसको गेट पोर्ट पोस्ट जो पुट है, वो उसके लिए तुम कोड तो नहीं लिखोगे ना, एचटीएमएल वगैरह का, तो इसके लिए टूल यूज होता है टेस्ट करने के लिए, कि मैं गेट चेक करूँ कि जेसन क्या आ रहा है, या तो फिर तुमको पूरा रिएक्ट जेएस का या व्यू जेएस का पूरा वैसा कोड लिख के अपने एपीआई को टेस्ट करना पड़ेगा। मैं एपीआई बना रहा हूँ, ये व्यूजेस का डेवलपर है, इसको मेरे को देना है, तो पहले तो मैं बनाऊंगा तो खुद तो टेस्ट करूंगा ना कि क्या आ रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है तो मैं उसको सही करूंगा, जेसन की जो फील्ड आ रही है उसको प्रॉपर करूंगा। तो मेरे को तो रन करने के लिए कोई चीज चाहिए ना, तो वो चीज है वो पोस्टमैन, जिससे मैं खुद का एपीआई बना के टेस्ट कर सकता हूँ। क्लियर ना? और कुछ क्वेश्चन? कोई यहाँ से कुछ तो बोल रहा है? बोलो, उससे क्या पूछता है?
ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अभी देखो ये एपीआई तुमने बना लिया, ठीक है, ये एपीआई बना लिया, अभी एपीआई का यूआरएल किसी ने देख लिया, समझ लो यहीं पे कोई बैठा है, कोई सर्वर पे देख लिया, अब वो क्या किया, घर पे गया, पोस्टमैन इंस्टॉल किया, ये यूआरएल के ऊपर पोस्ट मारा, ये यूआरएल पे एक पोस्ट मारा और पैच मारा, भैया पैच मारा, जाके डेटा मार दिया अपडेट, कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर का बैंक बैलेंस उड़ा रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, है ना। तो यूजुअली जो एपीआईज होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी मेरी एमवीसी एप्लीकेशन होती तो वहां पे मैं लॉगिन पेज बना देता और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को यूज करता, सेशन बना देता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे तो पोस्टमैन से लोग हिट करते हैं, काय का लॉगिन, पोस्टमैन तो लॉगिन नहीं मांगेगा ना, पोस्टमैन बोलेगा यूआरएल दे, यूआरएल दिया, हिट हुआ तो हिट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई सिक्योर वेब एपीआई, तो वेब एपीआई को सिक्योर कैसे करूंगा और कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर से है कि कोई फिशिंग है या कोई और स्क्रिप्टिंग के थ्रू आई है या कोई और बंदा यूआरएल चुरा के कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब तुम लोग बोले कि यूआरएल मिलेगा कैसे उसको, ऐसे थोड़ी यूआरएल मिल जाएगा, आराम से मिल सकता है, पेज में जाएगा, राइट क्लिक करेगा, स्क्रिप्ट में जाएगा, jQuery एजेक्स में जाएगा, jQuery एजेक्स में तुमने एपीआई कंज्यूम किया है, वहां से यूआरएल निकालेगा, सर्वर का यूआरएल कॉन्कैट करेगा, फुल यूआरएल बनाएगा। जब ये काम जो करेगा, जो हैकर रहेगा वो भी डेवलपर ही रहेगा, कोई सादा मुकादम नहीं रहेगा, कारीगर बोले आगे वो कर लिया हैक, ऐसा तो रहेगा नहीं, वो डेवलपर ही रहेगा वो भी। तो वो राइट क्लिक करेगा, इंस्पेक्ट में जाएगा, व्यू सोर्स करेगा, स्क्रिप्ट में जाएगा, स्क्रिप्ट में जाएगा, देखेगा अजेक्स है, यूआरएल है, उठाएगा यूआरएल, यूआरएल को कॉपी करेगा पोस्टमैन में, पोस्टमैन ने बोलेगा अच्छा पुट, पुट लिख के एक जेसन लिख के मार के देखिए, देखते तो चलता है क्या, चल गया तो वो नहीं चलना चाहिए यूजुअली वो, क्योंकि एपीआई को कैसे समझेगा कि ये रिक्वेस्ट इसने भेजा है कि मैंने भेजा है, एपीआई को कैसे समझेगा कि ये रिक्वेस्ट मेरे पोस्टमैन से आई है कि एमन के पोस्टमैन से आई है कि मकसूद के पोस्टमैन से आई है, वो तो सर्वर को नहीं समझ में आएगा, सर्वर को ये रिक्वेस्ट है, भेजा कौन है नहीं पता। हाँ, यही चीज अगर एमवीसी में होती है तो समझ में आता है, क्योंकि वहां पे सेशन बनता है, तो सेशन से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो इतना प्रॉब्लम वहां पे होता नहीं, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म है वहां पे। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है वेब एपीआई को सिक्योर बनाने के लिए, वो कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं जेडब्ल्यूटी टोकन, जेडब्ल्यूटी मतलब जेसन वेब टोकन्स, जेडब्ल्यूटी। तो जेडब्ल्यूटी टोकन्स का फंडा क्या है, जेडब्ल्यूटी टोकन्स के अंदर जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको शेक हैंड मैकेनिज्म बोलते हैं। शेक हैंड मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे वो पहले हवाले का धंधा होता था, मैं शायद एक बार और बताया भी था, कोई तो मेरे से पूछा था बीच में, तो या पता नहीं कौन से बैच को बताया था, फिर से बताया था, हवाले का जो धंधा होता था वो आधी नोट फाड़ के दे देते थे, फिर वो बंदा को पैसा चाहिए रहता था, वो आधी नोट लेके जाता था, दिखाता था, वो आधी नोट वो मिलाता था, हाँ तो फिर वो उसको पैसा देता। तो ये इसको बोलते हैं हैंडशेक मैकेनिज्म, यही हैंडशेक मैकेनिज्म यहाँ पर भी होता है। तो क्या ये हैंडशेक मैकेनिज्म है, जब भी कोई सिक्योर्ड वेब एपीआई को तुम रिक्वेस्ट करोगे, जब भी तुम कोई सिक्योर्ड वेब एपीआई को रिक्वेस्ट करोगे, तो इसके साथ में एक टोकन तुमको भेजना पड़ेगा, वो टोकन रहेगा बड़ी सी स्ट्रिंग रहेगी, 132 कैरेक्टर शायद रहते हैं उसके अंदर, मेरे को याद 64 कैरेक्टर, सॉरी 64 कैरेक्टर या 132 कैरेक्टर है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं वो चेक कर लूंगा। 128 बिट 128 कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें तीन ऑक्टेट रहता है, 3 डॉट होता है, उसके बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, एक टोकन होता है, एक स्ट्रिंग होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली एक स्ट्रिंग होती है जो हम लोग इसके साथ में भेज देते हैं। जब सर्वर उसको रिसीव करता है तो वो टोकन को उठाता है और चेक करता है कि ये टोकन वैलिड है क्या। अब सवाल ये है कि सर्वर को वैलिडिटी चेक कैसे करेगा, सर्वर वैलिडिटी चेक कैसे करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास 6 एपीआई है, एपीआई 1, एपीआई 2, एपीआई 3, एपीआई 4, एपीआई 5, एपीआई 6, ठीक है, 1 to 6 में उसको नंबर्स दे दिया फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये 6 के 6 एपीआई को मेरे को लेट से एक्सेस देना है उसामा को, कि उसामा ये एपीआई को एक्सेस कर सके। तो मैं क्या किया, अलग से एक वो बनाया, मैकेनिज्म बनाया,
ठीक है, जहां पे मैं बोलूंगा उसामा को कि भाई अगर तेरे को ये 6 एपीआई एक्सेस करना है तो तेरे को अपना यूजर नेम पासवर्ड जो है यहां देना पड़ेगा और यहां से टोकन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसामा क्या करेगा, एक दूसरा एपीआई कॉल करेगा, उसको अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा और वो एपीआई क्या करेगा, रिटर्न में इसको क्या देगा, जेसन के अंदर एक टोकन दे देगा। वो टोकन क्या करेगा, ये हर रिक्वेस्ट में डाल के भेजेगा और जब टोकन, ये जो टोकन सर्वर जो है, टोकन सर्वर जो टोकन बनाएगा तो उस टाइम पे अपने पास भी वो टोकन को स्टोर करके रख लेगा कि ये टोकन मैंने उसामा को दिया है और अपने पास भी रख लिया। और जब भी कोई भी एपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी तो पहले जाके देखेगा कि जो टोकन आया है यहाँ पे जो टोकन की लिस्ट है इसमें मैच करता है क्या। अगर मैच कर जाएगा तो एपीआई को एक्सेस देगा, नहीं तो एक्सेस डिनाइड। समझ में आया? तो ये जेडब्ल्यूटी टोकन का पूरा सिस्टम चलता है जिसको शेक हैंड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो शेक हैंड मैकेनिज्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं नोट की बात बताऊंगा तो वो दोनों नोट पहले अलग होना चाहिए, दोनों जगह पे वो नोट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये मैच होना चाहिए। सेम चीज जो है यहाँ पर होती है। तो जो दूसरा यूआरएल है, जो दूसरा यूआरएल है जहां पे टोकन जनरेट होता है, वो यूआरएल को हम लोग बोलते हैं टोकन सर्वर। वो यूआरएल को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन सर्वर। तो हम लोग एक टोकन सर्वर बनाते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। वो टोकन सर्वर बनाने के लिए तुमको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो कम से कम 10 से 11 साल वाला बंदा जो रहेगा वो बैठ के कहेगा आज तक मैं ही नहीं बनाया हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो वो बहुत तुम अभी बीच में ना हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो जर्मन मतलब जर्मनी की एक बंदी थी, वो क्लाइंट हम लोग क्लाइंट ही थी, वो पहले बहुत सारा काम करवा चुकी थी। तो उसने मैसेज किया सामने से इसके ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर उसने मैसेज किया कि मतलब मेरे को एक रिक्वायरमेंट है, छोटी सी मेरे को हेल्प चाहिए। उसको ये टोकन सर्वर को सेटअप करना था। उसको टोकन सर्वर सेटअप, मतलब ये छोटी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बहुत टाइम, बोले कितना टाइम लगेगा, मैं बोला इसको कम से कम 4 से 5 दिन जाएगा पूरा सेटअप करना, टोकन सर्वर डिप्लॉयमेंट वगैरह सब करके 5 दिन जाएगा। तो फिर उसने मतलब रेस किया, बोला कि मतलब मेरे को सेटअप करके दो। तो हम लोग उससे रिक्वायरमेंट लिए एज ए फ्रीलांसर। वो मैं नहीं किया, मतलब हकीकत बता रहा हूँ, मैं किसी और को दे दिया, एक दूसरा बंदा है पहचान वाला, उसको मैं दिया। तो उसने 22 दिन लगाया, वो बंदे को भी 6 से 7 साल एक्सपीरियंस था। 22 दिन में सेटअप हुआ। वो बिलिंग हम लोग को 5 ही दिन की मिली, क्योंकि कमिटेड 5 दिन का था, तो 5 दिन की बिलिंग जो आई वो 5 दिन की। तो मतलब ये बताने का रीजन ये है कि जो टोकन, अभी तुम लोग बोलोगे सर तुम टोकन सर्वर सेटअप करने तो हम लोग को बताया नहीं, दैट इज तुम लोग का स्कोप की चीज ही नहीं है वो। अगर इंटरव्यू में बोलता है तो बोला वो ऑलरेडी सेटअप था। क्यों टोकन सर्वर सेटअप होता है, जब जो भी प्रोजेक्ट में तुम जाओगे एपीआई बनाने लगोगे तो सामने जो तुम्हारा आर्किटेक्ट या क्लाइंट रहेगा वो क्या बोलेगा कि ऑलरेडी अपना मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे, अगर यहाँ से किसी ने ऑथेंटिकेट कर लिया ना तो उसको ये सब प्रोडक्ट का एक्सेस दे देना है। इसकी एक एकदम रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ जो शायद से तुम लोग रिलेट कर, कुछ लोग रिलेट कर जाएंगे, कुछ लोग को बाउंसर चली जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। तुमको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बन के मिली जिसको ऑफिस 365 की आईडी बोलते हैं। किसको किसको पता है ये है, कुछ कुछ लोग को पता है, तो ऐसा नहीं पता तो सुन लो। O365 की आईडी उसको हम लोग बोलते हैं। तुमको मैं O365 की आईडी बना के दे दिया, कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए नहीं दिया, मैं कौन सी आईडी बनाया, ऑफिस 365 की। अब ऑफिस 365 की आईडी तुम लिए, उसको लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद तुम ब्राउजर में जाके टीम्स का यूआरएल डालोगे ना, तो सेम आईडी से टीम्स भी लॉगिन होगा, सेम आईडी से एक्सेल भी लॉगिन होगा, सेम आईडी से तुम्हारा आउटलुक भी लॉगिन होगा। मेरी बात समझे क्या? तुमने ऑथेंटिकेट कहां पे किया? माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर करके एक सेपरेट प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज दैट टोकन प्रोजेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसको यूजर नेम पासवर्ड देते हैं ना तो वो अपने को एक टोकन दे देता है। वो टोकन लेके तुम टीम्स के पास जाओ, वो टोकन लेके तुम एज्यूर के पास जाओ, वो टोकन लेके तुम एसक्यूएल सर्वर के पास जाओ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी 365 प्रोडक्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, शेयरपॉइंट के पास जाओ, वो 365 प्रोडक्ट्स के अंदर वो चलता है। एक्सेल शीट्स आती है उसकी, मतलब जैसे अपना गूगल शीट है ना वैसे मतलब ऑनलाइन जो अपना एक्सेल है वो ऑनलाइन भी चलता है माइक्रोसॉफ्ट का। एक्सेल की शीट आती है वहां पर भी चलेगा। और इवन तुम अगर तुम्हारे लोकल एक्सेल के अंदर चाहो तो भी वो सेम आईडी से लॉगिन हो जाता है।
और जो एक्सेल तुम बनाओगे वो वन ड्राइव पे जाके सेव करता है। तो वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, तुम्हारा एज्यूर पोर्टल, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है ये एप्लीकेशन इनसाइट, यानी इतने प्रोडक्ट्स है उसके माइक्रोसॉफ्ट के, वो सब जगह पे एक ही आईडी चलती है, एक यूजर नेम एक पासवर्ड से जो टोकन आया रहता है वो टोकन हर जगह ऑथेंटिकेट होता है। और वो टोकन ऑथेंटिकेशन के टाइम पे वो चेक करता है कि बंदे ने सब्सक्रिप्शन खरीदा है कि नहीं खरीदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको आईडी बना के दिया और तुमको सिर्फ एक्सेल और पावर पॉइंट का सब्सक्रिप्शन दिया हूं, तो तुम दो ही जगह लॉग इन कर पाओगे। और फिर तुमने मेरे से बाद में शेयर पॉइंट का सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो फिर तो शेयर पॉइंट पे भी लॉग इन कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग न्यू आईडी, विदाउट चेंजिंग योर पासवर्ड, यूजिंग सेम टोकन तुम कर सकते हो। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है उनका एक सर्वर पे है, वही सर्वर से वो टोकन मैच करता है। तो सब जगह पे तुम जैसे ही जाओगे तो तुमको वेलकम दिखा देगा तुम्हारे नाम के साथ, मतलब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये रिक्वेस्ट में ये टोकन आया है, ये टोकन का मतलब ये यूजर, क्योंकि टोकन बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ने। बनाने के टाइम पे उसको पता चल गया ना कि ये टोकन मैंने फहाद को दिया है, तो ये टोकन आया मतलब वेलकम फहाद, ये टोकन आया मतलब वेलकम उसामा, ये टोकन आया मतलब वेलकम मकसूद, ऐसा। तो ये लिस्ट डाउन उसके पास ऑलरेडी है, तो तुमको बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझी? तो सेम वही मैकेनिज्म, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, इसको बोलते हैं ओपन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो ओपन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वही मैकेनिज्म में जो टोकन यूज होता है उसको हम लोग जेडब्ल्यूटी टोकन बोलते हैं। तो वापिस क्वेश्चन पे आता हूं, इतना कुछ इंटरव्यू में तो नहीं बोलोगे तुम, ऑब्वियस बात है, बराबर। तो इंटरव्यू में तुमको क्या बोलना, ये मैं क्यों बताया इतना डिटेल में, ताकि तुमको उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए जो चीज मैं बता रहा हूं। इंटरव्यू में तुमको क्या बोलना है? इंटरव्यू में तुमको हाउ कैन यू सिक्योर वेब एपीआई यूजिंग जेडब्ल्यूटी टोकन, दैट्स इट। वो बोलेगा व्हाट इज जेडब्ल्यूटी टोकन एंड वेयर यू आर पासिंग जेडब्ल्यूटी टोकन। दो क्वेश्चन कर देगा, मतलब कहां पे तुम पास करोगे? यूआरएल के हेडर के अंदर, यूआरएल के हेडर में ऑथोराइजेशन एट्रीब्यूट में, यूआरएल के हेडर में ऑथोराइजेशन एट्रीब्यूट में। तो देखो यूआरएल जो हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, रिक्वेस्ट में एक होता है रिक्वेस्ट की बॉडी, एक होता है रिक्वेस्ट का यूआरएल, एक होती है रिक्वेस्ट की क्वेरी स्ट्रिंग, और एक होती है रिक्वेस्ट की का हेडर। ये से चार पांच चीजें होती है जो रिक्वेस्ट से रिलेटेड होती है। यूआरएल तो समझ में आता है, वो सिंपल चीज है। रिक्वेस्ट की बॉडी क्या होती है? जैसे अभी ये जो जेसन है, ये वाले यूआरएल में जाएगा ना, तो ये बॉडी में हम लोग लिखते हैं, फिर वो आगे जाके रीड होता है। तो एक सेक्शन होता है रिक्वेस्ट की बॉडी, तो ये बॉडी में जाता है। तो एक सेक्शन होता है हेडर, तो हेडर में हम लोग कहा डालते हैं? हेडर के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ऑथोराइजेशन करके, वहां पे हम लोग टोकन डाल के भेज देते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन करेगा कि हाउ कैन यू सिक्योर योर वेब एपीआई यूजिंग जेडब्ल्यूटी टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा जेडब्ल्यूटी टोकन कहां पे तुम पास करते थे? बोलेगा ऑथोराइजेशन हेडर, इन ऑथोराइजेशन हेडर। जस्ट इतना ही आंसर देना है, इन ऑथोराइजेशन हेडर। वो पढ़ा लिखा समझ लेगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे करेगा, तुमने जो एपीआई कॉल किया है, जो तुम ऑथराइजेशन हेडर में जो टोकन पास करोगे वो तुमको कहां से मिले, कहां से मिलता था, मतलब वो तुमसे सिनेरियो बेस पूछ रहा है ना, मतलब कोई एक, तो वो तुमको टोकन कहां से मिलता था? टोकन सर्वर से। फिर पूछेगा कौन से टाइप का टोकन यूज होता है? तो दो टाइप के टोकन होते हैं, एक होता है जेनरिक टोकन और एक होता है स्पेशलाइज्ड टोकन। जेनरिक टोकन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोकन जनरेट किया, दैट टोकन इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी यूजर, मतलब वो कोई यूजर स्पेसिफिक टोकन नहीं रहता। इसको दिया तो ये भी एक्सेस करेगा, जो भी है कोई यूजर वेलकम फहद, वेलकम ये सब नहीं बोलेगा। तो वो टोकन हम लोग जनरेट करके रख देते हैं, वो सबके लिए कॉमन रहता है। और एक टोकन होता है यूजर स्पेसिफिक टोकन, जो वो यूजर स्पेसिफिक टोकन गेट करने के लिए अपने को अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की बात कर रहा हूं। जब तक तुम अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं दोगे तो वो टोकन नहीं मिलेगा। तो वो टोकन वही यूजर के लिए है, वो टोकन तो यूजर स्पेसिफिक टोकन है। तो तुमको जो वो टाइम याद आ जाए इंटरव्यू में वही बोल देना। तो दोनों ही यूज होता है, दोनों ही यूज होता है। तो इन जनरल तुमको बोलना है मेरे को टोकन कहां से मिलता था? टोकन सर्वर से। कैसे मिलता था? हम लोग उसको यूजर नेम पासवर्ड एक ग्लोबल बना हुआ था वो प्रोवाइड करते थे, दिन हम लोग को टोकन आता था और एक्सपायरेशन टाइम आता था कि वो टोकन कब एक्सपायर होने वाला है। यूजुअली जो मतलब जो बिना अगर कुछ भी हम लोग नहीं करते, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स जो यूज करोगे तो उसका एक्सपायरेशन टाइम 6 महीना होता है।
6 महीने तक वो टोकन एक्सपायर नहीं होता, जो जेनरिक टोकन होते हैं, यूजर स्पेसिफिक नहीं बोलो, जेनरिक टोकन, ठीक है। और ये जो है यूजर स्पेसिफिक टोकन है वो एक्सपायर होता है 90 डेज में, 90 डेज में देखो आता है 90 डेज में पासवर्ड रिसेट, ये वो माइक्रोसॉफ्ट का नोटिफिकेशन जो आता है 90 डेज में, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो हर कंपनी अपना टोकन सर्वर खुद सेटअप करती है, और हर कंपनी जो वो टाइम तुम जो बोल दोगे वही है। मेरी कंपनी की है 1 हफ्ते का, मेरी कंपनी की है 60 मिनट का, मेरी कंपनी की है 20 मिनट का सेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुमको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्यों? मैंने तो सेटअप ही नहीं किया है ना, टोकन सर्वर ऑलरेडी था। हम लोग तो सिर्फ उस पर यूआरएल मार के टोकन लेते थे, टोकन लेके हम लोग रिक्वेस्ट में डालते थे और यूज करते थे ऑथेंटिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए एक यूजर बना हुआ था, हम लोग ने तो ऐसे ही किया है। एंटिटी फ्रेमवर्क में वो मिलता है, फिर वो लेकर, लेकिन वो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन की चीज है, उसमें यूजर नेम पासवर्ड हम लोग पास करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूजर नेम पासवर्ड पास नहीं करते, हम लोग यहाँ पे टोकन पास करते हैं। दोनों में फर्क हो गया ना। रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए एसक्यूएल में तुमको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, वो यूजर आईडी पासवर्ड रिक्वेस्ट में यूज होता है, फिर ऑथेंटिकेट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड नहीं भेजते रिक्वेस्ट के साथ, हम लोग टोकन भेजते हैं। हाँ, लेकिन वो टोकन यूजर आईडी पासवर्ड से आता है, मेरी बात समझिएगा, मतलब वो एक टोकन तुमको मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फूड कोर्ट होता है, कोई जैसे अपन कहीं जाते हैं फूड कोर्ट में, तो फूड कोर्ट में लेट से तुमने कोई प्रिविलेज पास खरीदा है ना, तो अब तुम वो फूड कोर्ट में एंटर होगे, और उसके बाद लिस्ट है कि भाई ये भाई जो है 1000 रुपए का कूपन लिया है ना, तो हर बार तुमसे नहीं बोलेंगे तूने 1000 रुपया पे किया है क्या, तूने, तेरा नाम सलमान है क्या, तूने 1000 रुपया पे किया है क्या, तेरा नाम सलमान है क्या, हर हर स्टॉल पे तुझसे नहीं पूछेगा। जैसे तू वहां जाएगा, एक काउंटर रहेगा, वहां पे जाके तू अपना पास दिखाएगा, तेरे को एक दूसरा कार्ड मिल जाएगा, और वो कार्ड या बैंड हम लोग पहन लेंगे, हम लोग कोई भी जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तुमने अगर बैंड भी अलग अलग है, लाइक 1000 वाला 2000 वाला है, तो उसका कलर अलग अलग रहेगा, तो वहां पे भी लिखा रहेगा कि लाइक तुम ग्रीन बैंड है तो ये फूड कोर्ट में यहाँ पे खा सकते हो, यहाँ पे नहीं खा सकते, तो तुमको कोई बोलने नहीं आएगा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने पे किया था क्या। तो ऐसे ही हर यूआरएल में यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा तुमसे। तो जो बैंड है, बैंड इज नथिंग बट योर टोकन। तो हर जगह ऑथेंटिकेशन का वही मैकेनिज्म यूज होता है। सिंगल साइन ऑन कहीं ओऑथ बोल, ओऑथ जो है ओ एसएस, सिंगल साइन ऑन का जो कंसेप्ट है वो ओऑथ के थ्रू ही इंप्लीमेंट होता है। सिंगल साइन ऑन जैसे भी लॉगिन वाया गूगल, सिंगल साइन ऑन वाला जो कंसेप्ट है, तो क्या है वो वही वही चीज है ना। हम लोग यूजर नेम पासवर्ड एक याद रखते हैं, और गूगल ने अपना टोकन मैकेनिज्म बनाया है, और वो एप्लीकेशन को जाके गूगल में रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई एप्लीकेशन है, तुम चाहते हो कि कोई जीमेल अकाउंट के थ्रू तुम्हारी एप्लीकेशन में आ सके, तो पहले तुम्हारी एप्लीकेशन को जाके तुमको गूगल को बताना पड़ेगा ये एप्लीकेशन में मैं गूगल लॉगिन वाया गूगल यूज करने वाला हूँ, फिर वो तुमको टोकन देगा, फिर तुम उसको ऐड करोगे तो वहां बटन बना सकते हो तुम, फिर वो बटन पे क्लिक करेगा तो उसको गूगल का फॉर्म खुलेगा, वहां पे पासवर्ड डालेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, गूगल का सर्वर बोलेगा कि हाँ ये एप्लीकेशन का डेटा मेरे पास है, तो इसको आगे जाने दो, फिर तुम उस, तो गूगल उसको टोकन दे देगा, फिर वो टोकन तुम लोगे अपने एप्लीकेशन में, चेक करोगे ये टोकन है तो बोलेगा हाँ वैलिडेटेड है, तो तुम उसको बोल दोगे डायरेक्ट करेक्ट है, और गूगल पे जो उसका नाम रहेगा वो दिखाने लगोगे। कंसेप्ट पूरा वही है, मैं सिर्फ एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज किया, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया, बिकॉज हम लोग यूज भी कर रहे हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। और जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा बहुत भी कहीं पे कुछ देखे रहेंगे तो लोगों को पता रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर क्या होता है क्या नहीं है, और नहीं भी पता रहेगा तो कंपनी में जब तुम जाओगे तो फर्स्ट डे में ही तुमको पता चल जाएगा, अगर अच्छी बड़ी कंपनी रहेगी तो। अगर छोटी कंपनी रहेगी 10 एम्प्लॉय वाली 20 एम्प्लॉय वाली, तो वहां पे मतलब ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि ये सब चीज मिलेगी, तो वो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं है तो भी तुम वो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा तुमको। बहुत कोई रॉकेट कंसेप्ट नहीं है वो, मतलब सिंपल सादा सा कंसेप्ट है। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला मैं? क्या छुट्टी? कितना बजा अभी? 10:52। अब मेरे को बनाना है एक सिंपल सा एपीआई, उसके लिए लगेगा सिर्फ 10 मिनट।
देखो जैसे हम लोग एमवीसी में बनाते थे कंट्रोलर, वैसे ही। अभी 10 मिनट है मेरे पास। चलो, तो मेरे को एक सिंपल सा ये बनाना है, क्या बोलते हैं, एपीआई बनाना है। तो जैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, वैसे ही मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करूंगा, प्रोजेक्ट न्यू यहाँ पे क्रिएट करूंगा। न्यू प्रोजेक्ट ले लिया मैं। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद जो हम लोग एमवीसी का जो प्रोजेक्ट लेते थे ना, डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला, वही लोगे। कोई नया प्रोजेक्ट टाइप तुमको नहीं लेना है, ये चीज समझ लो। यहाँ पे जाने के बाद टेस्ट वेब एपीआई, नॉट एम्प्टी, टेस्ट वेब एपीआई 2। ओके, क्रिएट। सर, अब यहाँ पे आके तुमको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना वेब एपीआई। ये दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग रेस्टफुल एचटीटीपी सर्विसेज। तो ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है, रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्टफुल सर्विसेज किसको बोलेंगे? जो रेस्ट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करे। मतलब इसमें तुम गेट रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हो, पोस्ट भी, पुट भी, पैच भी, डिलीट भी, ये सब रिक्वेस्ट तुम इस पे फाइल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वेब एपीआई सेलेक्ट करना है, या फिर तुम चाहते हो तुम्हारे एमवीसी के प्रोजेक्ट में, तो एमवीसी सेलेक्ट करके यहाँ पे वेब एपीआई को टिक कर देना, तो भी वेब एपीआई की सब डीएलएल से ऐड हो जाती है। वेब एपीआई बेसिकली जो है वो सब पार्ट है एमवीसी का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे एमवीसी में कंट्रोलर यूज होता है, वैसे वहां पे भी कंट्रोलर यूज होता है। एमवीसी में एक्शन यूज होता है, वहां पे भी एक्शन यूज होता है। एमवीसी में मॉडल यूज होता है, वहां पे भी मॉडल यूज होता है। सिर्फ व्यू का पार्ट वहां पे नहीं है। एमवीसी में व्यू यूज होता है क्योंकि एचटीएमएल दिखाना है, वहां पे एचटीएमएल दिखाना ही नहीं है, वहां तो जेसन या एक्सएमएल आएगा बेस्ड ऑन कंटेंट नेगोशिएशन, तो व्यू का पार्ट निकल जाता है। एमवीसी में फिल्टर यूज होता है, यहाँ भी फिल्टर यूज होता है। एमवीसी में एवीआई यूज होता है, यहाँ भी एवीआई यूज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो चीज बदली है, सिर्फ जो व्यू स्पेसिफिक चीज है वो खाली चेंज हुई है, बाकी पूरा एमवीसी के जितने फीचर्स है वो सब वेब एपीआई यूज करता है। तो अभी अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोट करोगे तो तुमको समझ में आएगा। अगर मैं वेब एपीआई सेलेक्ट करता हूं तो एमवीसी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं एमवीसी सेलेक्ट करता हूं तो मैं वेब एपीआई को हटा सकता हूं। मतलब एमवीसी जो है वो उसका कि सुपर क्लास जैसा बोल सकते हो, एमवीसी के फीचर जो है वो वेब एपीआई यूज कर सकते हो। तो तुम चाहो तो सिर्फ एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा चाहो कि मैं सिर्फ वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करूं तो तुम ये नहीं कर सकते। जब तुम वेब एपीआई पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ देखो, जब तुम वेब एपीआई सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एमवीसी डिसेबल हो जाएगा, तुम हटा नहीं सकते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वेब एपीआई 70% फीचर जो है वो एमवीसी के ही यूज करता है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोला? समझा ना? तो मैं यहाँ पे वेब एपीआई लिया तो भी बाय डिफॉल्ट एमवीसी ही आएगा, या फिर ये भी सेलेक्ट करके मैं इसको मार्क कर दिया तो वो नीचे वाले ही टेम्पलेट बन गया, सेम चीज हो गई, दोनों सेम चीज हो गई। तो मैं यहाँ पे यही वाला करता हूँ, एमवीसी का प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे वेब एपीआई को मार्क कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट। तो जैसा कंट्रोलर जो है एमवीसी में बनता था, वैसे ही जो है वो वेब एपीआई में भी बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यू में करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमवीसी कंट्रोलर एंड एपीआई कंट्रोलर। तो वो तुमको अभी देख के ही समझ में आ जाएगा। ये मेरा कंट्रोलर है। अरे एपीआई कंट्रोलर नहीं बना, चलो बना देते हैं ना, नहीं बना तो ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ, कंट्रोलर, यहाँ पे आके वेब एपीआई सेलेक्ट करो। वेब एपीआई टू एमटी कंट्रोलर लो, एंटिटी फ्रेमवर्क एक्शन वाला लो, जो चीज वहां पे थी ना अपना एमवीसी में, वो सेम चीज है सब यहाँ पे। तो मैं अभी फिलहाल एमटी ले रहा हूँ, मेरे को मतलब कुछ उसमें ऐड नहीं करना है, तो मैंने एमटी कंट्रोलर ले लिया और इसको बोला ऐड। कंट्रोलर का नेम आ गया यहाँ पे, होम, तो उसका नाम भी होम है, होम एपीआई, ऐसा ऐसा नाम ले लेता हूँ। नहीं, होम एपीआई नहीं, हाँ, टेस्ट एपीआई, ठीक है। टेस्ट एपीआई नहीं यार, वो एपीआई कंट्रोलर उसमें नाम आता है, चलो ठीक है ले लेते। नाम थोड़ा अजीब दिखेगा अभी वहाँ पे, इसके लिए वो स्लैश एपीआई फिर टेस्ट एपीआई। तो एपीआई एपीआई वर्ड ना यूआरएल में 2 बार आएगा। आप देखो, ये मेरा ये मेरा जो है एमवीसी का कंट्रोलर है, ठीक है, और ये मेरा जो है एपीआई का कंट्रोलर है। तो डिफरेंस क्या है?
इनहेरिट होने वाली क्लास। तो एमवीसी के कंट्रोलर में जो क्लास इनहेरिट होती है वो कौन सी है? सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी डॉट कंट्रोलर। टूल टिप में देखो, टूल टिप में, ये टूल टिप में, ये एरो के पास देखो मेरे, सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी डॉट कंट्रोलर। और यहाँ पे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे जो क्लास यूज होती है वो क्या है? देखो, सिस्टम डॉट वेब डॉट एच टी टी पी डॉट एपीआई कंट्रोलर। तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड करते हैं कि व्हाट इज द बेस नेम स्पेस फॉर एमवीसी। तो हम लोग बोलते हैं सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी, ये बेस नेम स्पेस है। व्हाट इज द बेस नेम स्पेस फॉर वेब एपीआई? सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी। तो एचटीटीपी जो है मतलब सिस्टम डॉट वेब एपीआई नहीं है। वेब एपीआई बस एक फ्रेमवर्क का नाम है, लेकिन बेसिकली उसका टेक्निकल नाम क्या है? एचटीटीपी सर्विसेज। उसका टेक्निकल नाम क्या है? एचटीटीपी सर्विसेज। तो इसके लिए नेम स्पेस का नाम क्या है? सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी। क्लियर है ये? तो दोनों कंट्रोलर अलग अलग नेम स्पेस में। तो अगर यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन जो मैं शुरू में बोला था कि व्हाट इज नेम स्पेस? तो नेम स्पेस इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस। तो मैं बोला सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी एक नेम स्पेस है। तो एमवीसी में आने वाली जितनी क्लास थी उनका लॉजिकल ग्रुप का नाम क्या है? सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी। फिर मैं यहाँ पे आगे बोला कि सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी। तो वेब एपीआई में जितनी आने वाली क्लासेस थी उनके लॉजिकल ग्रुप का नाम क्या है? सिस्टम डॉट वेब डॉट एचटीटीपी। तो ये नेम स्पेस हो गया। अब यूजुअली क्या होता है? यूजुअली एमवीसी में हम लोग ऐसा एक्शन बनाते हैं और इसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेकिन वेब एपीआई में तो रिटर्न टाइप हमेशा ही जेसन आएगा। तो वेब एपीआई में हम लोग को रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया ये मैं क्या बोला? दूसरी चीज, एमवीसी का यूआरएल जो होता है, एमवीसी का यूआरएल और एपीआई के यूआरएल में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे, लेट्स से मेरा कस्टमर कंट्रोलर का नेम होता तो मेरा एमवीसी में ये यूआरएल कैसा बनता? http कोलन डबल स्लैश यूएटी सर्वर डॉट कॉम स्लैश कस्टमर स्लैश लाइक इंडेक्स। मतलब यहां पर एमवीसी में एक्शन मेथड का नाम यूआरएल में लिखना पड़ता है, लेकिन एपीआई में एक्शन मेथड का नाम यूआरएल में हम लोग नहीं लिखते हैं, कस्टमर के आगे कुछ नहीं है। तो ये उसका दूसरा डिफरेंस हो गया। तो जब एक्शन मेथड का नाम हम लोग यूआरएल में नहीं लिखते तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते? तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया एक गेट एक्शन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिया पब्लिक स्ट्रिंग गेट ठीक है, ये हो गया। ये मैं इसको कोलैप्स कर देता हूं। ये मेरा क्या हो गया? यूआरएल हो गया। तो अब इसको हिट कैसे करूंगा मैं? अभी तक का जितना तुमको नॉलेज है उसके हिसाब से तुम बोलोगे टेस्ट एपीआई स्लैश गेट। तो स्लैश गेट लिखूंगा नहीं मैं, गेट वाली रिक्वेस्ट टेस्ट एपीआई पे मार दूंगा मैं। इंस्टीड ऑफ एक्शन मेथड का नाम लिखने के मैं क्या करूंगा? गेट वाली रिक्वेस्ट मार दूंगा। अगर ये चीज नहीं क्लियर हुई है तो थोड़ा सा मैं एक और चीज बता देता हूं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी मैं यूआरएल क्या लिखूंगा? एपीआई स्लैश टेस्ट एपीआई स्लैश पोस्ट लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा? वही यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट मार दूंगा। ठीक है, तो पहले गेट एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखो, जैसे अपना एमवीसी में राउटिंग होता था, तो एमवीसी में राउटिंग में ऐप स्टार्ट में जाते थे, राउट कॉन्फ़िग में जाते थे, तो पता चलता था कि पहले कंट्रोलर लिखना है, फिर एक्शन का नाम लिखना है, फिर आईडी लिखना है। तो वैसे ही यहाँ पर वेब एपीआई के अंदर वेब एपीआई कॉन्फ़िग आती है। वेब एपीआई कॉन्फ़िग में वो बोलता है कि एपीआई लिखो, कंट्रोलर का नाम लिखो। एक्शन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, एक्शन क्योंकि होता ही नहीं। एक्शन वो डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन लेना है, वो रिक्वेस्ट की टाइप पे डिसाइड करता है। जो रेस्ट आर्किटेक्चर से टाइप आती है उसके बेस पे डिसाइड करता है। ये क्लियर हो गया क्या जो मैं बोल रहा हूँ? यही मेन बेसिक है एक वेब एपीआई का। ये चीज तुम समझ जाओ, बाकी पूरी चीज जो है वो एमवीसी की ही यूज फॉलो करता है। वही फिल्टर, वही सी शार्प का कोड,
वही ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वैसे ही मॉडल बनाओगे, सब चीज वही रहेगी, कोई नया कोड नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब एपीआई स्लैश कंट्रोलर है, तो ये यूआरएल को यूज करने के लिए, ये कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूआरएल क्या बनेगा, कौन बताएगा? क्या बनेगा यूआरएल? तो उससे पहले क्या लिखूं? एपीआई, सर्वर का नेम स्लैश एपीआई स्लैश, वही के लिए वो ओपन भी कर दिया कि अंधो अब तो देखो, सर्वर का नेम स्लैश एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नेम टेस्ट एपीआई, बस। आईडी अभी मैं नहीं स्पेसिफाई किया हूं तो आईडी की जरूरत नहीं है। आईडी कब आएगा? जब यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा तब। जो एमवीसी में था वही कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कोई नई चीज है क्या कि आईडी या पैरामीटर में आती है, वही चीज है। राउटिंग कोई नई चीज थी क्या? राउटिंग का पैटर्न वही, राउटिंग वही, एक्शन वही, फिल्टर सब चीज वही, बस कंसेप्ट क्या है यहाँ पे चेंज हो गया, आउटपुट बदल गया। तो बोलते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एपीआई एंड एमवीसी प्रोजेक्ट? तो एमवीसी के यूआरएल में एचटीएमएल आता है और वेब एपीआई के यूआरएल में जेसन आता है। ये तुम शॉर्ट में आंसर दे सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट बी किया मैं, कंट्रोल शिफ्ट बी करने के बाद मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये पोस्टमैन है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये पोस्टमैन का यूआई है, ठीक है। ये मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ऐसा तुमको दिखेगा यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है तो ये खुलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन से टाइप की रिक्वेस्ट तुमको भेजना है, यहाँ पे सब दिखेगी, दिख रहा है। यही मैं तुमको बोला भी था, और मैं बोला था लास्ट का 2 को स्किप कर रहा हूं मैं जानबूझ के। अगर वो छेड़ता है तो अलग बात है, या तो बोल देना वो मैंने कभी यूज ही नहीं किया, बोल के खत्म कर दो। जो तुमने यूज किया है वो ये वाइडली यूज जो है, मैं जो लिस्ट डाउन घड़ी घड़ी करवा रहा था, ये वही है। तो ये पोस्टमैन है। ये पोस्टमैन क्यों यूज होता है? पोस्टमैन क्यों यूज होता है? फैयाज, हाँ तुमको ही बोल, अरे तलहा, सॉरी मैं नाम स्विच कर रहा हूं, वो उधर है। पोस्टमैन क्यों यूज होता है? एग्जैक्टली। मकसूद मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट फायर करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा? से क्या पूछ, जब देखना मैं ही पढ़ा उसको बाजू वाले को। मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट करना है तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा? क्वेश्चन समझा ना सबको? बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है ये। तो बोल दिया क्या? इतना सोच के भी नहीं बोलना चाहिए था भाई। ये पोस्टमैन में क्यों यूज करूँ? क्योंकि अब मैं एपीआई बना लिया हूँ, अब मैं जाके क्या Vue.js को कोड लिखूंगा क्या उसको चेक करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग आगे क्या करते हैं, पोस्टमैन में चेक करेंगे कि जेसन क्या बन रहा है। तो मैं एपीआई को रन कर देता हूँ। तो पहले एपीआई रन रहना चाहिए, उसके बाद तुम वो यूआरएल को यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल F5 करके ये एपीआई को रन कर दिया। ये मेरा सर्वर का यूआरएल है, इसको मैं यहाँ ला के पेस्ट कर दिया इधर पे, और मेरा फिर कंट्रोलर का नेम आएगा। तो ये मेरे कंट्रोलर का नेम हो गया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और देखो मैं यहाँ पे गेट सेलेक्ट करके सेंड किया रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है इधर नीचे, ये जो सेंडिंग रिक्वेस्ट जहाँ पे आ रहा है। ये क्या फट गया क्या? अरे हाँ, स्लैश एपीआई, ठीक है, एपीआई स्लैश टेस्ट एपीआई आइए यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग। टेस्ट स्ट्रिंग कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। अब यही यूआरएल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया पोस्ट, मैं यूआरएल नहीं चेंज कर रहा हूँ, देखो सेम एग्जीक्यूट किया, समझ में आया? तो उसने एक्शन मेथड का चुनाव कैसे किया? बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, है ना। अभी यहाँ पे मैं लिया यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग पुट रिटर्न पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आके मैं लिखा पब्लिक डिलीट
रिटर्न डिलीट स्ट्रिंग। तो अब मैं यहाँ पे आया, पुट सेलेक्ट किया, यूआरएल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बोला कि मैं यूआरएल सब जगह सेम रखा था। देखो यहाँ पे अगर मैं आऊँ वापस इधर पे, तो ये सेम यूआरएल को मैं सब जगह यूज़ किया, ठीक है। और वो हर बार अलग अलग एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आके मैं अभी मैंने टाइप क्या लिया है, पुट, तो पुट स्ट्रिंग। यहाँ पे आया, मैंने टाइप लिया डिलीट, डिलीट स्ट्रिंग। कहीं पे भी मैं यूआरएल चेंज नहीं किया, सेम यूआरएल है, बट ईच टाइम वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन HTTP वर्ब, जो मैं शुरू में बोला। तो दैट HTTP वर्ब इज, दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इज नोन एज रेस्ट आर्किटेक्चर। तो ये जो हम लोग बनाए, ये एक रेस्ट API बना दिया मैं। तो ये तुम दे दोगे उसको, किसको, जो भी XYZ टीम रहेगी, ये नेटिव करना है, पोस्ट में ये करना है, वो उसको भी इतनी अक्ल है, वो भी समझ लेगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये कॉमन क्वेश्चंस जो मैं तुमको बताया वो, और एक कॉमन API। अब हम लोग इसको अभी कल, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये लेंगे, लाइक एक टेबल लेंगे, उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करेंगे, अब उसमें से पोस्टमैन के थ्रू क्लड परफॉर्म करेंगे, पोस्टमैन के थ्रू करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग UI पे काम नहीं करने वाले हैं। और अगर किसी का मन करेगा तो jQuery Ajax सिखाया हूँ, API यहाँ बनाना, jQuery Ajax में उसको कंज्यूम करना, मेरे आगे बताना। समझ में आया क्या बोलो? तो एक वो लूँगा मैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट का टॉपिक कल डिस्कस करके, जो प्रोजेक्ट तो वेब API में जो जितना तुमको बताया ये इतनी चीज़ है। वेब API सिक्योर करने की ज़्यादा बात है, तो उसमें तुमको खाली थ्योरेटिकल बोलना है कि ये सब चीज़ है ऑलरेडी सिक्योर, क्योंकि मैं यहाँ पे सिक्योर करके बता नहीं सकता, वरना मेरे को टोकन सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो सब कहानी आएगी। हाँ, तो वो सब 22 दिन चलेगा, तो वो सब हम लोग नहीं करने वाले। तो करना कहाँ पे है वो मैं तुमको कल बता दूंगा। ये जो सेक्शन होता है ना, हेडर्स, इसके अंदर कहाँ पे जाके टोकन डालना है वो बता दूंगा बाद में। फिलहाल के लिए जितना हम लोग API में पढ़े, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तुम बहुत कुछ बोल सकते हो इसमें इंटरव्यू में, इवन तुम कोई भी कंपनी में जाके प्रॉपर API पे काम भी कर सकते हो, तुमको ईच एंड एवरीथिंग सामने लगी भाषा भी समझ में आएगी। तो API में इतनी ही चीज़ है, इसके अलावा कुछ। अब जो कल मैं तुमको करके बताऊंगा ना, वो 90% वर्क जो MVC का रहेगा, मतलब मैं एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करूंगा, मैं क्लाउड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा, एडिट करूंगा, वो सब MVC का पार्ट रहेगा। ये जो जितनी चीज़ बताया था, ये कोर वेब API की चीज़ है। क्लियर है?